अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। जो काम होने जा रहा है ना, इस काम में पाकिस्तानी एक्सपर्ट है। सारी जिंदगी इन्होंने काम ही ये सीखा। दो कौमों के झगड़े में 4 पैसे पकड़ लो। वो रशिया अमेरिका लड़ रहे थे, ठीक है, हमने वहाँ 4 पैसे पकड़ लिए। अफगानिस्तान में रशिया आ गया हमारा, हमने कहा अल्लाह शुक्र है अल्लाह का, उसने हमारी सुन ली। उसके बाद 9/11 हो गया, हमने 4 पैसे पढ़ लिए, अच्छा हो गया। यार हंस रहे हो तुम, यार हम तो ब्रोकर है ना यार। जो कुछ गजा में हो रहा है या हुआ है, किसी झगड़े के एंड का पेश खैमा है। ये सारे इसराइल को मान लेंगे और यही वो चाहते हैं। और इसीलिए इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। पाकिस्तान वाहिद स्टेट है जहां से कोई बड़ी पाइपलाइन नहीं गुजरती, और हम मिडिल ईस्ट के एनर्जी रिसोर्सेज और इंडिया की डिमांड के दरमियान में बैठे हैं कि मुझे ये पाइपलाइन अपनी जिंदगी में बनती नजर आ रही है। यार आपने एक तस्वीर नहीं देखी, मोहम्मद बिन सलमान ईद की नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ सारे इमाम काबा हैं। उसकी लाइन में आगे एक बंदा लगा हुआ है, व्हाइट सलवार कमीज पहने हुए है, उसे काला कोट पहना हुआ है। वो कौन है? टैक्स लेना है तो हमें इदारों से जियो फेंसिंग करानी है। क्या हमारे इदारे इसी काम के लिए रह गए? तुम कभी कहते हो फॉर्म 45, 47 तो वो कर सकते हैं, करा सकते हैं, मगर ये नहीं करा सकते। ये कह रहे हो तुम? मैंने कब कहा? तुम्हें तकलीफ ये हो गई कि वो जियो फेंसिंग खुदा न खास्ता हो नहीं जाए। मुझे होने से मसला नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी इतने बड़े इदारे को, जिसके पास पहले इतना काम है, छोटा काम उसको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? मुझे ये परेशानी। पहली बात, उनके पास कोई बड़ा काम नहीं है। सब पहली बात, वो कुछ नहीं कर रहे आप ये कह रहे हैं। अबे मैं कह रहा हूँ कौन सी जंग हो रही है? मलीर कैंट में कितने लोग बैठे हैं? एक कोन में कितने लोग होते हैं? 30-40 हज़ार। 40,000। वो 40,000 सुबह उठ के शाम तक क्या करते हैं? जब हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया था तो उस वक्त जो वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ थे, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की और वो रिजाइन हो गए। हमारे यहाँ कोई ऐसी मिसाल मिलती है? आप बात करो इस्तीफे की। आपने क्या लियाकत अली खान के कातिल को प्रोटेक्शन दी या नहीं दी? मोदी साहब इलेक्शन जीत जाएंगे, ये कोई इंडिया की जीत नहीं होगी। वे हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं ना, जब वो हिंदू खेलेगी ना, उसे मोदी मारा जाएगा। यहाँ पर भी टारगेट किलिंग में जो है वो इंडिया का नाम लिया जा रहा है। बंदे मारना मेरे लिए भी कोई मसला नहीं। कश्मीर के लिए यूएनओ में इंडिया गया था, हम नहीं गए थे। मुसलमान कभी काफिर के हाथों नहीं हारा, हमेशा अपने लोगों के हाथ में हारा है। कश्मीर के पाकिस्तान में नहीं होने का जिम्मेदार मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना और शेख अब्दुल्ला की शख्सियतों का टकराव है। एक बार फिर शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमारे लिए वक्त निकालते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले पाकिस्तानी सियासत से शुरू करते हैं। एक बार फिर जो है वो डील की खबरें सुनने में आ रही हैं, मगर सर ये क्या है, जब भी डील की बातें होती हैं उसके साथ ही इमरान खान का कोई ना कोई हार्ड स्टेटमेंट आ जाता है। अभी रिसेंटली हमने देखा डील की बातें थी, मगर एकदम से इमरान खान का बयान आया, डायरेक्ट उन्होंने आर्मी चीफ साहब का नाम लेकर उनके बारे में कुछ हार्ड बातें कहीं। तो सर ये किस तरह की डील है? डील में तो सबसे पहले ये होता है ना कि स्टेटमेंट्स जो होते हैं हार्ड वो बंद किए जाते हैं। ये तो इमरान खान रुक ही नहीं रहे सर। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि एक वफाहमत होनी चाहिए, और मैं ये भी समझता हूँ कि मुख्तदर हलकों की तरफ से वफाहमत की बात चल रही है। इमरान खान साहब का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, मगर उसमें शायद एक वजह ये भी थी कि वो जो स्टेटमेंट है, वो जो बाय इलेक्शन हुए हैं अभी 2-3 दिन पहले, हो सकता है कि वो बाय इलेक्शन भी उसकी एक वजह हो, क्योंकि वो जो एक सेंटिमेंट एक है तो उसको वो शायद करना चाहते हो। मगर इमरान खान साहब को मेरा ज़ाती ख्याल है कि उन बाहर के हालात का वो इदराक नहीं है जो वो शायद अंदर समझ रहे हैं, स्पेशली इस बाय इलेक्शंस के बाद और जिस तरह से चीज़ें आगे चल रही हैं। तो मगर मैं अभी समझता हूँ कि जैसे जैसे इमरान खान के साथ कम्युनिकेशन बढ़ेगी, और आपने शायद एक चीज़ गौर की हो, शायद कल की बड़ी अहम ख़बर जिसकी कोई पहले पेशगोई नहीं थी, कल तमाम मिनिस्टर्स जो थे पीटीआई के, उन सबको ईसीएल से निकाल दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? वफाहमत नहीं है। आपने पूरी पीटीआई की कैबिनेट को टेक्निकली ये कहा है कि आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये बहुत बड़ा क़दम है, छोटा क़दम नहीं है। मतलब दोनों साइड से ही, मतलब इसको ये देखना चाहिए कि आपने, अगर सपोज़ करें आर्गूमेंट से, एक अगर पीटीआई क़यादत बाहर जाके इकट्ठी हो जाए और वो एक पोजीशन ले ले, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने ये रिस्क लिया है ना, तो ये उसी वक्त हो सकता है जब एक वफाहमत की बात चल रही हो।
तो ये अब सिर्फ ये है कि क्या ये वफाहमत जो पीटीआई के मिनिस्टर के साथ दिखाई गई है, क्या ये इमरान खान तक भी है, या ये कोई फिर एक ऐसा मसला है जिसमें इमरान खान अलग है और पीटीआई की लीडरशिप और उसकी जो बड़ी लीडरशिप थी वो अलग है। ये बड़ा मसला है पाकिस्तान में हो गया है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान पीटीआई जिसको कहा जाता है, उनमें जो लोग सामने हैं उनकी पुरानी पीटीआई में कोई हैसियत नहीं थी। तो और ज़्यादातर वही लोग इमरान खान से कांटेक्ट में हैं। तो चीज़ें आपको बड़ी गड़बड़ नज़र आ रही हैं अपेरेंटली, मगर मेरा अपना ख्याल है उन गड़बड़ चीज़ों के नीचे एक सिल्वर लाइनिंग है। तो सर, जब ये रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है, उससे पहले हमने देखा ईद पर भी आर्मी चीफ ने जो है वो 9 मई के मुजरिमान की सज़ा कम की थी। तो सर, जब ये रिलीफ मिल रहा है तो इमरान खान को भी तो कुछ कूल डाउन होना चाहिए ना। वो इतने एग्रेसिव क्यों हैं? क्या उन्हें कोई कमज़ोरी नज़र आ रही है सामने इस्टेब्लिशमेंट की? उन्हें क्या नज़र आ रहा है? देखिए, दो प्रॉब्लम हैं। इमरान खान साहब का जो बुनियादी एक सोच है वो कुछ हद तक पर्सनलाइज हो जाता है बाज़ दफ़ा। अच्छा। तो जंग जो है वो किसी शख्सियत की नहीं होती, जंग एक सोच की होती है, और उसके साथ एक पार्टी होती है और एक पूरी कौम साथ चल रही होती है। वो ये बिल्कुल फैक्ट है कि इमरान खान एक सोच को सिम्बलाइज़ कर रहे हैं, मगर उस सोच की सिम्बलाइजेशन जो है वो इमरान खान की ज़ात है, वो इमरान खान साहब की फैमिली या उनकी बेगम नहीं है। तो मैं ज़ाती तौर पर इन चीज़ों को पसंद नहीं करता कि पहली बात तो कि इमरान खान साहब की बेगम को किसी केस में इन्वॉल्व किया जाए उस साइड से, और इस बात को पसंद नहीं करता कि इमरान खान अपनी पूरे पाकिस्तानी कौम को भूलकर अपनी बेगम के बारे में बात करे। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं इस तरह की चीज़ों में यकीन नहीं रखता कि यही वजह है कि पाकिस्तान आज बहुत सी प्रॉब्लम्स का फंस रहा है। यही वजह है इसे ख़ानदानी सियासत कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। चाहे इमरान खान करे या कोई भी करे, ये गलत है। आपको फैमिली को ना दूसरी साइड को हिट करना चाहिए ना उसको। देखिए, मैं सियासतदान हूँ, आप मुझे मारें, उठाएं, जेल में ले जाएं, मगर मेरी फैमिली को टॉर्चर करना, मेरी फैमिली को तंग करना, मुझे आपको करना, ये अगर गवर्नमेंट कर रही है ये भी गलत है। और जब पॉलिटिकल पार्टी अपनी बारे में बात करती है तो वो फैमिली के बारे में बात करती है, ये भी गलत है। तो ये सिर्फ चीज़ें नहीं होनी चाहिए और मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। ठीक है सर, आपने मेरी पॉडकास्ट में कहा था कि नवाज शरीफ का कैरियर अब ख़त्म हो चुका। आपने देख लिया? नहीं सर, वो और आपने ये भी कहा था कि नवाज शरीफ एक नाकाम सियासतदान है। सर, ये कैसे नाकाम सियासतदान है? मैंने दोनों नवाज शरीफ के लिए नहीं कहा था, जरदारी साहब के लिए भी। हाँ, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ सर, ये कैसे नवाज शरीफ साहब नाकाम सियासतदान है कि उनको मैंडेट कम मिला, इसके बावजूद उनके भाई वज़ीर आज़म बन गए, उनकी जो बेटी हैं वो वज़ीर आला बन गई, उनके समधी जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा बन गए। ये कैसे नाकाम सियासतदान है सर? उन्होंने तो बहुत कुछ गेन कर लिया। आप कह रहे हैं कि वो नाकाम सियासतदान। मैं एक कहानी सुनाना चाह रहा था, वो मैं चाहता था कि तुम्हारे प्रोग्राम के एंड में सुनाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है वो तुम्हारे सारे तुमने जो सवाल कर लिया ना, इसकी वजह से मुझे कहानी थोड़ी पहले सुनानी पड़ी। अगर आप इजाज़त दो तो मैं कहानी सुना दूं। प्लीज़। देखिए, फैसल हुआ ये कि जंगल में शेर बादशाह था। अच्छा, ठीक है। तो जंगल में शेर की हुकूमत चलती थी। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, अब तरक्की हो गई है, सिविलाइज ज़माना आ गया है, तो जंगल में भी डेमोक्रेसी आनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा जंगल में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से शेर को भी एग्री कराया कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी आई। जब डेमोक्रेसी आई तो ऑब्वियसली इलेक्शन हुआ। जब इलेक्शन हुआ तो सबसे ज़्यादा बंदर थे, तो बंदर वज़ीर आज़म इलेक्ट हो गया। अच्छा, तो बंदर वज़ीर आज़म बन गए। और बंदर वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने अपनी एक कैबिनेट बना ली, को 10-15 बंदरों की, और उसे 2-4 लंगूर भी रख लिए। ठीक है ना। तो वो कैबिनेट बन गई उनकी। ठीक है, कोई बात नहीं, जमहूरियत आ गई। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन के शेर ने हिरन का बच्चा पकड़ लिया। अच्छा। तो सारे हिरन मिलके बादशाह सलामत के पास आए कि बादशाह सलामत, हमारा बच्चा पकड़ लिया है शेर ने, आप उसे छुड़ाएं। बादशाह सलामत ने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। वो दरख्त पे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से शाम तक लगे रहे। 2 लंगूरों को भी बुलाया, वो भी लगे रहे, शाम तक वो लगे रहे। तो जब हिरन बेचारे नीचे बैठे रहे कि हमारा फैसला होगा, तो शाम को उन्होंने कहा कि भाई वो अभी तक हमारा फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपका फैसला शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे।
बंदरों ने कहा। तो ठीक है, उन्होंने कहा शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बेचारे हिरन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए। तो वहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने 2 अच्छी स्मार्ट सी बंदरियों को उठा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जब उसमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंदरियों ने कहा कि देखें पूरा काबीना ने इसके ऊपर डिस्कशन की थी। उन्होंने कहा जी हमने शेर से बात की है, वो बच्चा नहीं छोड़ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं उसके ताया से बात करने की, वो कोई रास्ता निकाल ले, आइंदा अमन अमान कायम किया जाएगा। सर चलें, नहीं तो क्या गलत है? नहीं है, नहीं क्या गलत है उसमें? बंदर तो समझ में आ गया, शेर कौन है? नहीं शेर जो भी हो, मैं ये कह रहा हूं अगर आप बंदरों को बनाएंगे वजीर आजम, बंदर ही है ना ये, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बंदर ही है ना, इनके पास पावर है। सर बात ये है नहीं, कि अवाम ने तो नहीं बनाया ना सर, अवाम का मैंडेट तो कुछ और था ना। तो आप सिंपल बात कर रहा हूँ ना, जंगल में भी मेजोरिटी से इलेक्ट हुए थे ना वो, भाई ये तो सब जा रहा हूँ कि वो भी तो बंदर भी तो मेजोरिटी से इलेक्ट हुए थे ना, वोट लेकर आए थे, अवाम के वोट लेकर आए थे ना, उनको लंगूरों ने वोट दिए थे, बंदरों ने ही वोट दिए थे, बिल्लियों ने भी दिए, कुत्तों ने वोट दिए थे, सब इकट्ठे हो गए, शेर हार गए। तो वो भी तो अवाम के नुमाइंदे थे भाई। जब तक इंस्टीट्यूशंस की पावर्स अपने हिसाब से बराबर नहीं होंगी, डेमोक्रेसी की हैसियत नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर आपने माशरे में शेर रखे हुए हैं तो कितनी मर्जी, देखिए उस मेरी मिसाल को गौर से समझो, ना बंदर गलत थे, ना शेर गलत है, ना हिरण गलत है भाई। वो शेर की खुराक हिरण का बच्चा है, ठीक है, और बंदरों के बेचारों के बस का काम तो नहीं है, ना वो हिरणों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना वो शेर को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर मेजोरिटी में है, हुकूमत कर रहे हैं, तो भाई बंदरों की हुकूमत चलानी है। सर जिन्हें आप बंदर कह रहे हैं, बंदर किसी को नहीं कह रहा मैं, किसी को नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं या बंदर नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो मैंने आपको मिसाल दी है, इस मिसाल में क्या चीज़ साबित होती है? वो ये साबित होती है कि जो सोसाइटी में मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ पावर लोग हैं, उनकी पावर्स अगर एक सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी बराबर हो जाती है। भावल नगर में क्या हुआ, क्या चीज़ है? बात ये ना कि जो 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 एक पार्टी थी वो भी लॉ एनफोर्सिंग थी, बिकॉज बेचारे की वो लंगूर कैटेगरी में आता था, ठीक है, दूसरा वाला और कैटेगरी में आता था। तो आपने फिर आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिविलाइज सोसाइटी में सबसे बड़ी इंग्रेडिएंट ये है कि वहाँ इक्वलिटी ऑफ द राइट्स हो और इक्वलिटी ऑफ पावर हो। क्या बिल्कुल ईमानदारी से बचाओ फैसल, तुम ये समझते हो कि पाकिस्तान में कभी आज नहीं कभी इक्वलिटी ऑफ पावर रही है? कभी नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा फिर आप हमेशा कहते हैं आप माइंड करेंगे, आप आगे बात को ले जाते हैं, कभी इस्लामी माशरे में रही है? करीब में तो नजर नहीं आता। तो फिर खत्म होगी बात। ये चीज मैं ये तो कह रहा हूं, हमारा माशरा जंगल का माशरा होता है क्योंकि हमारे यहाँ एक शेर होता है और बाकी बंदर होते हैं या हिरण होते हैं। तो इसको पहले समझे, जब सारे जानवरों की, सारे लोगों की एक राइट नहीं होगी, इसका कोई ताल्लुक मजहब से नहीं है, कोई ताल्लुक किसी सोसाइटी से नहीं है। जब सबका इक्वल राइट नहीं होगा, जब तक जमहूरियत एक फार्सिकल चीज है। आपने जब एक आदमी को राइट ही नहीं दिया, उसका पावर ही नहीं है, और एक आदमी के पास डबल पावर है, तो वो डेमोक्रेसी में तो इलेक्ट तो नहीं हुआ कभी भी। शेर तो बेचारा हार गया था ना इलेक्शन में, पावर तो बंदरों के पास थी, मगर शेर ने हिरण का बच्चा उठा लिया। तो सर आप जमहूरियत को बुरा भला कह रहे हैं? मैं जमहूरियत को बुरा नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं ना जमहूरियत से हमें कुछ मिला नहीं, मैं ये कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मार्शल्ला में हमने क्या हासिल मैं सिर्फ ये नहीं, मार्शल्ला में सिर्फ इतना फर्क था ना कि शेर के पास वो वाली पोस्ट भी थी। यार शेर को बच्चे पकड़ने का राइट तो पहले भी था, बाद में भी था। शेर को हिरण का बच्चा पकड़ने का राइट मार्शल्ला में भी है, डेमोक्रेसी में भी है। या तो तुम डेमोक्रेसी में इतनी पावर कर लो कि बंदर शेर का बच्चा निकाल के उठा के ले आए। मैं डेमोक्रेसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो बंदर हैं उनके पास पावर कहाँ है शेर को हैंडल करने की, ये पूछ रहा हूं तुमसे। सर जहां तक मैं समझाऊं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये हमारे सरों पर 30 साल तक तो हुकूमत कर चुके हैं। 30 नहीं 75 नहीं, चलें जो अब इस वक्त जो मौजूदा लोग हैं, अगर आप उस पार्टी की उन लोगों की बात कर रहे हैं तो 30 साल तो हो गए ना इनको। 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा हो गए। हाँ, तो ये बेचारे, मैं यही तो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेचारे क्या शेर के मुंह से हिरण का बच्चा निकालने की ताकत रखते हैं? बात तो ये है ना यार। देखो फैसल, ये जो मैंने मिसाल आपके सामने बयान की, किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं की। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहली इंग्रेडिएंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस की पावर बराबर हो।
वो नहीं है। दूसरी बात, नवाज शरीफ बदकिस्मत इसलिए है कि गवर्नमेंट भी नवाज शरीफ की, मरीम नवाज की गवर्नमेंट भी है, सब कुछ भी है, इसके बावजूद भी जो उनका कैंडिडेट जीता है मरीम वाले सीट पे 57,000 वोट मिला उसको टोटल बाय इलेक्शन में। ठीक है, तो कौन सी सियासत चल रही है? नवाज शरीफ साहब के अपने एमएनए मियां जावेद लतीफ़ साहब उनके बारे में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं दूसरी पार्टी के बारे में, तो कौन सी सियासत है? मुझे बताया ना क्या कामयाबी उन्होंने हासिल की, क्या कामयाबी हासिल की? यही, हाँ ये ज़रूर कामयाबी हासिल की कि आटे के थैले में तस्वीर है उनकी। यस आई एग्री, आटे के थैले में तस्वीर है, हो सकता है कल को नोट पे भी आ जाए, मुझे नहीं पता, बट ये कामयाबी अगर आप समझते हैं कामयाबी है तो मुझे बता दें। सर पाकिस्तान, आपको याद है कि जब ये इलेक्शन नहीं हुआ था तो कोई बंदा कहा करता था नवाज शरीफ का विजन, नवाज शरीफ का मिशन, वो किधर गया? अभी है? नहीं, आज है कहीं? नहीं, मुझे बताएं ना। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, राना सनाउल्लाह, खाज रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर और शाहिद लतीफ़, चौधरी बिरजीज़ ताहिर, उन जैसे बड़े बड़े सियासी कारकुन तो बैठे हैं सेनेट से बाहर, और 2 आदमी सेनेट में इलेक्ट हुए हैं, एक आदमी इलेक्ट हुआ है उनके वोटों से जो पार्टी का मेंबर ही नहीं है। हुआ है, बिल्कुल है, हुआ है ना। एक तो चलो फाइनेंस मिनिस्टर तो फिर भी पार्टी का मेंबर है ना, एक और आदमी इलेक्ट हुआ है जो पार्टी का मेंबर ही नहीं है। ये कामयाबी है? ये तो हिरण के बच्चे सुनाने वाली बात है ना, नहीं गलत कह रहा हूं? सही। आप बताएं ये रियलिटी है या नहीं है? सियासी पार्टी की क्या हैसियत हुई जब वो अपने 5 बंदे इलेक्ट नहीं करा सके सेनेट में, और उन्हें एक बंदा इलेक्ट कराना पड़ा जो आदमी सियासी नहीं है। तो उनके जो सियासी कारकुन रहे बेचारे 50-50 सालों से जेलों में मारें खाई उन्होंने, ख्वाजा साद रफीक साहब ने केसेस भुगते, वो क्या सोचते होंगे घर बैठ कर, क्या सोचते होंगे घर बैठ के ख्वाजा साद रफीक साहब कि यार मेरी क्या हैसियत है, क्या हैसियत है मेरी? मेरा लीडर पंजाब असेंबली में मेजोरिटी लेके बैठा हुआ है, मुझे सेनेट इलेक्शन नहीं करा सकता। देखो फैसल, ये चीज़ें हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तुम कभी फैसल उसकी खुर्रम दस्तगीर के मैंड सुनो ना, वो 7-8 दफ़ा का एमएनए है। बिल्कुल है, ठीक है ना, कोई रेपुटेशन का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसा उसकी जो भी है, वो सेनेट में बाहर बैठा हुआ है, राना सनाउल्लाह बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, आप एक सेनेटर बना के बैठे जो कि पार्टी का मेंबर ही नहीं है। ये उस बंदे की खराबी नहीं सेनेटर बनाए, ये नवाज शरीफ की पार्टी की कमजोरी है ना। तो सर ये कौन बनवा रहा है? वैसे जाहिर सी बात है, अगर मेरी पार्टी है, मैं तो यही चाहूंगा ना कि मेरे पसंद के लोग आगे आए जो मेरे साथ मादी में वफादार रहे। तो ये क्यों नहीं कर रहे नवाज? मैंने तुम्हें अभी स्टोरी सुनाई, तुम्हें समझ नहीं आई है? तुम्हारा प्रॉब्लम ही ये है यार, तुम समझ नहीं है। इतनी तुम्हें लंबी कहानी सुनाई, फिर तुम कह रहे हो मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई जो 2 बंदरियां कर रही थी, तो तुम्हें समझ नहीं आती बात है कि हम आइंदा अमन अमान को कायम रखेंगे। ठीक है, आइंदा कोई शेर आइंदा हमारी ख्वाहिश होगी कि कोई शेर हिरण के बच्चे को नहीं उड़ाए। ख्वाहिश होगी हमारी कि आइंदा कोई शेर हिरण के बच्चे को नहीं उठाए। तो सर इस पे अफसोस ही किया जा सकता है कि वो वजीर आजम जिसने जो ये क्लेम करता है कि उसने हमें एटॉमिक पावर बनाया, 3 बार का वजीर आजम रहा, और अगर वो कैरियर के अख्ताम पर इतना बैकफुट पर चला जाएगा तो इस तरह का रवैया हो जाए। मैं तो बड़ा परेशान हुआ, एक्चुअली परेशान हुआ आज एक खबर पढ़ के कि मियां नवाज शरीफ अपनी मेडिकल चेकअप के लिए चाइना जा रहे हैं। गए हैं सर, पहुंच गए वो चाइना? जी चाइना में। अच्छा, मुझे आज तक ना मैंने कभी कोई चाइना में मेडिकल चेकअप नहीं देखा। अच्छा, चाइना में क्या होता है बेसिकली, ये अल्लाह ताला क्लियर रूम है, चाइना में आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट मिल जाता है। अच्छा, दुनिया में कहीं ऑर्गन नहीं मिलते, चाइना में ऑर्गन मिल जाते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि नवाज शरीफ साहब को ऐसी तकलीफ नहीं है कि उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत हो, मगर चाइना इज़ द कंट्री जहाँ पे किडनी, लिवर, ऑर्गन्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो लोग चाहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि चाइना ने इतनी तरक्की कर ली कि वो अमेरिका से और इंग्लैंड से आगे निकल गया, कि वो हार्ट के तरफ आगे चला गया। इट्स अ वेरी कमेंडेबल। हमें चाहिए कि जीपिंग को मुबारकबाद दें। क्या पता वो वैसे ही गए हों, आप कह रहे हैं कि वो यार उन्होंने लिखा है मेडिकल टेस्ट के लिए गए। तो सर वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो मतलब कोई अपना आज़ाद चेंज करवाने गए हुए। अबे मैंने कब का आज़ाद चलाने, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ आज़ाद चलाने नहीं गए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज़ाद चलाने नहीं गए, वो ऑर्डिनरी मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं। और चाइना की मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि उसने यूएस को और यूके को सुपरसीड कर दिया है। ये खुशी की बात है, हमें चीपिंग को मुबारकबाद देनी चाहिए इस पर।
कि हमारा वज़ीर आज़म अब इंग्लैंड लंदन नहीं जा रहा और अब यूके यूएस नहीं जा रहा, अब ये चाइना जा रहा है और वो इतनी एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी में चले गए हैं कि उनको दिखाना पड़ रहा है। यार इसमें खुशी की बात नहीं है। हमारा ये तो अच्छी बात है सर, तो फिर तुम क्यों हर चीज को उल्टा पकड़ते हो? हंसने की मुस्कुराने की बात क्या है इसमें यार? ठीक है, गलत कह रहा हूं मैं कोई बात? मैं तो ये शॉक हो गया सुन के कि मेडिकल चेकअप के लिए गए। सर एक तो मुझे, हम आपकी बात नहीं कर रहा, समझ नहीं आती वो बेचारे यूके जाते हैं तब आप लोग तनकीद करते हैं, चाइना जा रहे हैं तब तनकीद कर रहे हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि यूके जाने में तनकीद हमने इसलिए की थी कि उस वक्त वो गए थे प्लेटलेट चेंज कराने के लिए। तो प्लेटलेट तो उसके बाद कभी जिक्र ही नहीं आया बाजार में। चलें सर, जो भी अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह शिफा दे। ताला तो सेहत देगा, हम तो साथ हैं। हम तो सिर्फ चाइना की मेडिकल तरक्की पे चाइना की वो उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों हमारे सफारती लिहाज से काफ़ी बिजी गुजरे हैं। पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा है और अब जो है वो ईरानी सदर। तो सर दुनिया में 2 जंगें चल रही हैं, तो ऐसे मौक़ों पर ये 2 दौरे आपके ख्याल में क्या अहमियत रखते हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? बाज़ दफ़ा गुनहगारों की दुआएं होती है ना, वो भी कबूल हो जाती हैं। अच्छा, तो अभी रमज़ान गुजरा है, इत्तिकाफ़ में लोग गए थे, हमारे मोमिन भाई हैं पाकिस्तानी, बहुत सारे सऊदी अरब भी गए थे। तो हमने मुल्क की भलाई के लिए दुआ मांगी थी। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली है। अच्छा, हाँ सुन ली है। तो क्योंकि इसलिए सुन ली है कि हमारा जो काम है ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी जब से हम बने हैं ना, हमारा काम होता है कि 2 कौमों के झगड़े में 4 पैसे पकड़ लो। ठीक है, वो रशिया अमेरिका लड़ रहे थे कोल्ड वॉर में, ठीक है, हमने वहाँ 4 पैसे पकड़ लिए। अच्छा हो गया। यार हंस रहे हो तुम? पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है बता दो, 47 से लेकर 1970 तक। कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा एलाई कौन था दुनिया में? पाकिस्तान। क्या उन्होंने उसके हमें पैसे ये इसलिए दिए थे कि हमारी शक्लें अच्छी थी? अफगानिस्तान में रशिया आ गया हमारा, हमने कहा अल्लाह शुक्र है अल्लाह का, उसने हमारी सुन ली, हमने पैसे पकड़ लिए 4। उसके बाद 9/11 हो गया, हमने 4 पैसे पकड़ लिए। और उसके बाद आपको याद है मैं बड़े अरसे से ये कह रहा था और मैंने कहा था कि मेरी दुआएं थी वो कबूल नहीं हो रही। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अमेरिका और चाइना में जंग हो जाए। अच्छा। और स्टेट ऑफ मलाक्का जो है ना सिंगापुर वाली, वो बंद हो जाए, तो फिर हमारा ये सीपैक चल जाएगा, यहाँ से ही हो जाएगा। ठीक है, वो दुआ हमारी कबूल नहीं हुई। अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम्हें दूसरी रास्ता, उसका है ना कि हम एक रास्ता बंद करते हैं, दूसरा रास्ता खोल देते हैं, तो उसने दूसरा रास्ता खोल दिया। और दूसरा रास्ता ये खोला कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, आज मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि अगर आप दुनिया का ऑयल पाइपलाइन का रास्ता देखें, नक्शा देखें दुनिया का, तो उसमें पाकिस्तान वाहिद स्टेट है जहां से कोई बड़ी पाइपलाइन नहीं गुजर रही। और हम मिडिल ईस्ट के एनर्जी रिसोर्सेस और इंडिया की डिमांड के दरमियान में बैठे हैं। इंडिया 8% पे ग्रो कर रहा है और उनकी 85% ऑफ द ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्टेड ऑयल है, और उनमें से बल्क ऑफ द ऑयल जो आता है वो मिडिल ईस्ट से आता है। और ये पाइपलाइन की डिस्टेंस बनती है 3000 मील, और 3000 मील की पाइपलाइन जो होती है वो एक छोटी पाइपलाइन होती है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट में भी ये कहा था कि मुझे ये पाइपलाइन अपनी ज़िंदगी में बनती नज़र आ रही है। अच्छा। सऊदी अरब, इराक, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, उसमें सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, ये जो इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब की फील्ड है ना, ठीक है, ये सारी एक ही फील्ड है। अच्छा, इस फील्ड में 2-3 बड़ी अजीबोगरीब डायनेमिक्स है, जोग्राफिकल और रिलीजियस। जितनी भी मेजर ऑयल की डिस्कवरी जिस इलाके में है, सऊदी अरब में और कुवैत में और इराक में और ईरान में, वो सब शिया इलाके हैं। ठीक है, ईरान के अलावा भी सऊदी अरब के शिया इलाके हैं। ठीक है, जब तक आप शिया डोमिनेशन को साथ लेके नहीं चलेंगे, जब तक आप ऑयल की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में हैंडल नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, और मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि जब वर्ल्ड कप हुआ था तो जो आसपास लगा हुआ था बैनर, वो लगा हुआ था अरामको का। ठीक है,
तो अब ये हुआ, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा तमसीली कर देता हूँ कि हुआ ये कि दो मोहल्ले में लोग लड़ रहे थे। हमने कहा यार आप बात करें, हम आपका फैसला करा देते हैं, कोई हमें 4 पैसे दे दें तो हम आपका कोई रास्ता निकाल देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं आज से नहीं, पहले से प्लान था। और ये इसको मैं एक चीज़ और कहूँगा आपके साथ आज, इसका ताल्लुक गज़ा से भी है। अच्छा, ये जो मैं गज़ा के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल अनोखी बात है, शायद आपसे कोई नहीं करे। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही कह रहा हूँ, ये मेरी एक सोच है कि जो कुछ गज़ा में हो रहा है या हुआ है, ये भी कोई इधर से कर रहा है या इधर से कर रहा है, ये भी किसी झगड़े के एंड का पेशखैमा है। अच्छा, जब कोई लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि उस लड़ाई के लिए आखिर में जब सब थक जाते हैं ना, तो फिर थक के बैठते हैं टेबल पर। ठीक है। गज़ा में सब थक गए, सब थक गए, इसराइली भी थक गए, गज़ा वाले भी थक गए, गज़ा वालों के साथ, गज़ा वाले मजलूम हैं, गज़ा वालों के साथ ज़्यादती हो रही है, मैं बिल्कुल इस बात पे कन्विंस्ड हूँ। मगर गज़ा वालों की भी जो माइंडसेट है और इसराइल की जो माइंडसेट है, इसराइल जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो गज़ा के फेवर में बात हो रही है, वो इसराइल में हो रही है। इवन अमेरिका में हो रही है, नहीं, इसराइल में हो रही है। हाँ, तो ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि गज़ा फ़लस्तीन के मसले को इसराइल को शामिल करते हुए हल करना है। तो ये हल जो है वो फ़लस्तीनियों को भी काबिल कबूल होगा, अरब को काबिल कबूल होगा। जो आदमी ये कहता है कि इसराइल नक्शे से बाहर हो जाए, दुनिया के नक्शे से बाहर हो जाए, ये है ना एक, अच्छा देखिए, एक सोच है दुनिया में, और ये आप शायद गलत समझ रहे हैं, ईरान के जो कुछ उलमा हैं और कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो हिजबुल्लाह वाले हैं, वो ये कहते हैं कि इसराइल को नाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसराइल और अमेरिका की डिमांड इसराइल को बड़ा करने की नहीं है, इसराइल की एग्जिस्टेंस को मानने की है। तो इस जंग के खात्मे में जो होगा वही होगा कि ये सारे इसराइल को मान लेंगे। मतलब मानने का मतलब ये है कि वो ये डिमांड, ये मुतालबा ख़त्म कर देंगे कि इसराइल नक्शे से गायब हो। ठीक है, और यही वो चाहते हैं। और फिर ये फ़लस्तीन का क्या होगा? अबे भाई सुन लो ना पूरी बात। पहले तो ये हो गया कि इसराइल को जो आज एक रेटरिक है ना, ये एक बयानिया है ना, जो ईरान का बयानिया है कि हम इसराइल की को नीज़ तो नाबूद कर देंगे। ठीक है, ये बयानिया ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसराइल की एग्जिस्टेंस हो जाएगी दुनिया में। उसके बाद इसराइल और फ़लस्तीन का मसला जो है वो इंटरनल मसला है उनका, वो आपस में सेटल कर लेंगे। जो आज भी सेटल है, PLO बैठी हुई है वहाँ पे, PLO तो आज भी बैठी है ना, वो बैठी रहेगी और सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा जो, मैं खेल तो नहीं कहूँगा, ये सारा जो आपको एक्शन नज़र आ रहा है, आपका जो हमारे ईरानी सदर आए हुए थे, जो सऊदी अरब के सदर आए हुए थे, ये सारा गज़ा में जो हुआ है, ये सब कुछ हो रहा है, ये उस प्लान की, उस स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन है जो बिल्कुल हिसाब से चल रही है। और जहाँ तक मेरी ज़ात है, मुझे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, और मुझे एक और बात बता दूँ, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये प्लान पहले से था, और इसीलिए इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। क्योंकि अगर इमरान खान होता तो उसके एक्शंस अनप्रेडिक्टेबल होते। ठीक है, समझ आई? और आपको क्या लगता है कि ये सारा पूरा काम कब तक हो जाएगा, ये कब तक सिमट जाएगा? यार देखो, जितनी जल्दी पैसे मिल जाए तो अच्छा। हमारी तो कोशिश होगी ना कि डील हो जाए जल्दी से जल्दी। देखिए, हमारी तो कोशिश होगी ना, हम तो दरमियान में ब्रोकर है ना। नहीं देखें तो यार, हम तो ब्रोकर है ना यार। नहीं तो इस सूरत में हमें भी फिर इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। यार, मैंने तुम्हें कब कहा इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर डील हो जाती है, अगर डील हो जाती है तो क्या बुरा है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर 4 पैसे मिल जाएं और अगर हम इसराइल को भी तस्लीम कर लें? नहीं, इसराइल को तस्लीम करना भी साइड पे कर दो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका वज़ीर ख़जाना बैठा हुआ है अमेरिका में, अमेरिका आपको एड पे एड दे जा रहा है, अपनी सैंक्शंस को आसान किया जा रहा है। ठीक है, और
ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आया हुआ है, हम उसको तीन सलूट दे रहे हैं, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि 10 बिलियन की ट्रेड करेंगे। सितारे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे ना, आपके नहीं मिल रहे ना, आपके नहीं मिल रहे, बल्कि सर मैं भाई आपके नहीं मिल रहे ना। हाँ, मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। मेरे मिल रहे ना, हाँ, मेरे मिल रहे ना, आपके नहीं मिल रहे। सर मैं यही आपसे सवाल करने वाला हूँ कि देखें, आपने पहले मेरी पॉडकास्ट में कई दफ़ा कहा कि हम अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करते, ठीक है, मगर देखें अभी ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया, और इसराइल पर हमला करने का मतलब ये है कि वो अमेरिका के बिल्कुल अगेंस्ट जाके उसने 300 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल मार दी। कितने बंदे मरे? मतलब अबे भाई कितने बंदे मरे? सर सवाल सुन लेना। तो अब जब सूरत हाल इतनी टेंस है, तो ऐसे में हम उसी ईरानी सदर को जिसने इसराइल पर हमला किया उसको मुल्क की दावत दे रहे हैं, उसके साथ यहाँ पे तिजारती $10 अरब का मुआहदा होने की बात हो रही है। तो सर हम तुम्हारे लिहाज से टेंस अमेरिका को नाराज नहीं, तुम्हारे लिहाज से टेंस है ना, हमारे लिहाज से टेंस नहीं है। क्यों यार 300 मिसाइल मारे ना, हाँ, इसराइल जैसे मुल्क के अंदर, उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने जवाबी ईरान पे फिर क्या उसमें क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। फिर तुम इतने मासूम हो यार। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब प्लान के तहत हो रहा है और बिल्कुल सही हो रहा है। देखो फिर मैं वापस कहूँगा, हमारे 4 पैसे बन जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। बन रहे हैं पैसे, मुझे तो लग रहा है, मैंने कहा ना हमारी क्या कहते हैं वो सर कढ़ाई में, क्या कहते हैं, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में इस वक्त हमारा 100% हमारा इस वक्त 5 घी में सर कढ़ाई में। जो काम होने जा रहा है ना, इस काम में पाकिस्तानी एक्सपर्ट है। सारी जिंदगी उन्होंने काम ही ये सीखा है और कोई जिंदगी में काम ही नहीं किया। यार आपने एक तस्वीर नहीं देखी, देखी हो शायद, मिस की हो, वो मोहम्मद बिन सलमान ईद की नमाज पढ़ रहा है अपने, शायद उसके साथ सारे इमाम काबा हैं, उसकी लाइन में आगे एक बंदा लगा हुआ है, वाइट सलवार कमीज पहने हुए है, उसे काला कोट पहना हुआ है। वो कौन है? पाकिस्तान के साबिक जनरल राहिल शरीफ, ठीक है ना? गलत कह रहा हूँ, है या नहीं है? देखिए की तस्वीर ना। तो फिर ये इज्जत है या बेइज्जती है? तो सर अगर कोई प्राइवेट जॉब वहाँ पे कर रहे हैं तो इसमें मैंने कब कहा कि प्राइवेट करो? मैं पूछ रहा हूँ, ये इज्जत की बात ही है ना हमारे लिए। मैं तो इज्जत ही समझता हूँ इसको, करने दें प्राइवेट जॉब। मैं सिर्फ गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार तुम लोग कितने मासूम हो, कैसी कैसी बातें करते हो कि यार देखें ईरानी प्रेसिडेंट आ गया तो ये हो गया तो यूँ हो गया। मैंने तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश की कि मिडिल ईस्ट के, आपको शायद मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि सबसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात पिछले 10 साल में ईरान के जिस मुल्क से हुए हैं वो इंडिया है। आपको ये बात पता है? और मैं किस बुनियाद पे कह रहा हूँ? मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मैं अहले तशी हूँ। हम लोग जो अपने इमाम बारगाह और चीज़ें छोड़ कर आए थे इंडिया में, उस पार्टीशन के बाद काफ़ी ख़राब हालात में चली गई थी। ईरानियों ने आके सबको रेनोवेट किया है, सबको दोबारा बनाया है, और वहाँ उन्होंने बड़ी एक्सपेंडिचर की है। और शायद आपको ये बात भी शायद पता नहीं, एग्जैक्टली पता है या नहीं पता, कि इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में अहले तशी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, उसकी वजह, उसकी वजूहात हैं, उसकी बड़ी लॉजिक, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो ये आप नहीं समझें कि बीजेपी एक कोई एंटी मुस्लिम उस सेंस में जिस तरह आपने पाकिस्तान में कहते हैं, उस तरह की चीज़ नहीं है। इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि ये जो आपके दिमाग में एक सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी और उसमें जो शिया सुन्नी फसाद, ये वो सब कहानियाँ ख़त्म हो गई। ना अब ISO होगी, ना सिपाही साहबा होगी, ये सब कहानियाँ हो गई, ठीक है ना? इस काम में 4 पैसे बन जाते हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें परेशानी क्या है? चलें सर, अफसोस तो होता है कि किस बात का अफसोस क्या है? हमें इसी तरह पैसे बनाने हैं? हम अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं होंगे, हमेशा दिहाड़ी के इंतजार में रहेंगे कि अमेरिका से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, वहाँ से। दिहाड़ी थोड़ी मिल रही है, टोल मिलेगी। टोल समझते हो? हाँ, समझ जब ऑयल गुजरेगा तो टोल मिलेगी ना, क्या परेशानी है इसमें? तो फिर तुम इतने जज्बाती क्यों हो कि नहीं जी अच्छी बात नहीं है? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एम ये है कि इसराइल के बारे में ये जो आपका बयान है कि इसराइल को ज़मीन से नाबूद कर दिया जाए, ये है या नहीं है? अब इस तरह करो, तुम अगले प्रोग्राम में मेरे बाद हाफिज़ नईम को बुलाओ, उससे पूछो भाई तुम ये बयान दे रहे हो इसराइल नाबूद हो या नहीं, उससे पूछ लो। अगर वो ये कह दे नाबूद हो तो मैं सिर्फ कुछ और काम शुरू कर दूंगा फिर। सही। अब ये सिर्फ जमात इस्लामी का रेट्रिक रह गया है बस, वो भी चूरन बेचने के लिए। सर पाकिस्तान में रिटेलर टैक्स नहीं देते, ठीक है? अभी कामरान खान साहब के शो में आप बैठे हुए थे, आपने उन्होंने कहा टिकट टैक्स लेना है तो हमें इदारों से जियो फेंसिंग करानी होगी। बिल्कुल सही, ठीक है? तो
सर क्या हमारे इदारे इसी काम के लिए रह गए कि वो ये काम भी करें, जियो फेंसिंग भी कराएं? वो बेचारे पहले इतने बड़े बड़े मामला देख रहे हैं, अब वो जियो फेंसिंग तक टैक्स के लिए इदारे करेंगे। तो ये हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो सियासतदान बैठे हुए हैं, जो जमहूरी हुकूमत है, वो क्या कर रही है अगर सब इदारों को? देखिए, पहली बात तो ये मैं एग्री नहीं करता। अगर हमारे पास आर्मी में मौजूद है, उनके पास कैपेबिलिटी है, तो जियो फेंसिंग का जो काम है अगर वो कर देंगे तो कोई ये बात नहीं है कि उनके पास बहुत सारे काम है। ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उससे जज्बाती हो जाएं कि जी वो जंग लड़ रहे थे, उन्होंने जंग ला के हम वो जो जियो फेंसिंग करेंगे वो वॉरियर तो नहीं है ना। और अगर आप ये कह रहे हो कि वो बहुत सारे काम करें, तो जंग कहाँ पर लड़ रहे हो? वज़ीरिस्तान में कितनी कोर्टें लड़ रही हैं? सर मुल्क के हालात भी तो अच्छे नहीं है। क्या सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है, माशी मामला। भाई कितनी कोरें चाहिए इसके लिए? मैं ये पूछ रहा हूँ ना, ये तुमने दिमाग में कहाँ डाल लिया? सर मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे छोटे कामों के मोहताज क्यों हैं हम उनके लिए? छोटे छोटे काम नहीं, हम खुद क्यों नहीं करते? अच्छा अब आता हूँ ना उसी पे आहिस्ता से। हम इसलिए नहीं करते, लोग इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर से नहीं डरते थे, उसको पैसे दे दिए। अब उसके बाद पुलिस आई, उसको पुलिस को पैसे दे दिए। अब सिर्फ एक इदारा रह गया है जिसको पैसे देने में सर टाइम नहीं दे सकते आप, वो है आर्मी। और दूसरा, वो उनका सिविल इंटरेक्शन कम से कम होता है, उनके पास ये कैपेबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो अगर आर्मी मुझे बाज़ारों की जियो फेंसिंग करके दे देगी तो इसमें कौन सी पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की वक़ार को नुकसान पहुंच गया, ये मुझे समझा देना। मैं आपको बताता हूँ, मैं जो आर्मी के पास कैपेबिलिटीज़ हैं आईटी की, जो उनके पास सर्वेलेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनके पास पाक सेट है, पाक सेट एक मिसाइल, अगर वो पाकिस्तान के काम आ जाएगा तो हमें क्या परेशानी है? अगर नहीं है, चलो ये मान लिया कि FBI बहुत नालायक है, नहीं है उसके पास, पाकिस्तान को ज़रूरत है आज, करने दो, तुम्हें क्या परेशानी है? पाकिस्तान को ज़रूरत है या नहीं है? सर ज़रूरत तो है, सब चाहते हैं कि ठीक है। तो फिर तुम कभी कहते हो फॉर्म 45, 47 तो वो कर सकते हैं, करा सकते हैं, मगर ये नहीं करा सकते, ये कह रहे हो तुम। मैंने कब कहा? पीटीआई तो यही कह रही है ना कि फॉर्म 47 तो कराएं, मगर आप फिर यही कह रहे हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो जियो फेंसिंग कर देंगे 4 बाजारों की या 4-5 घरों की तो क्या तकलीफ है? अच्छा मैं बताता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी पूछे तो मैं तो ये कह रहा हूँ वो ना करते, ये भाई मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। मुझे जब से मैंने जियो फेंसिंग की है ना आर्मी की, मुझे ट्रेडर के अजीबोगरीब के फोन आने लगे हैं कि सर ये आपने क्या कर दिया, हमारे बाजार हमारे रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। मैंने कहा सर यही तो मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम इंसान बन जाओ, ये फिर अल्टीमेटली ये आ जाएंगे, तुम क्या बात करो मेरे साथ। मैंने कहा सर ये तो फिर होना ही था। मैंने उन्हें ये बड़े, आपको पता है आज जिसको उर्दू स्पीकिंग में उसको एक लफ्ज़ भी नहीं आता ना, वो जियो फेंसिंग की डिक्शनरी लेकर आया, सर ये क्या मतलब है इसका? मैंने कहा सर ये मतलब है इसका, ऊपर से सैटेलाइट से पता लगेगा दुकान कितनी है, ठीक है। तो फिर सर ये तो नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मनीला शहर है ना, मनीला इज लाइक कराची, वेरी वेरी बिग सिटी, मेट्रो बनेला। वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स का बड़ा मसला पड़ गया। उन्होंने सारी जो मनीला शहर की ना जियो फेंसिंग की और पूरा मनीला शहर को लेकर आ गए। यार मैं तुम्हारे पास अभी आया हूँ, ठीक है, यहाँ आया हूँ अभी, ठीक है। मैंने वो गूगल खोला और मैं गूगल खोल के आपके पास ट्रैफिक बनती पे घूमता फिरता यहाँ आ गया, एक आम आदमी। तो अगर मेरे पास अच्छी जियो फेंसिंग हो तो मैं तो लियाकताबाद की मार्केट और लिबर्टी मार्केट की ऐसी की तैसी फेर दूँ, कैसे भागेंगे ये? तो मगर उसमें तुम्हें तकलीफ ही हो गई कि वो जियो फेंसिंग खुदा न खास्ता हो नहीं जाए, यही परेशानी है ना तुम्हें? नहीं, मुझे होने से मसला नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी इतने बड़े इदारे को, जिसके पास पहले इतना काम है, उसको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? मुझे ये परेशानी। पहली बात, उनके पास कोई बड़ा काम नहीं है सब, पहली बात। वो कुछ नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं। अबे मैं कह रहा हूँ कौन सी जंग हो रही है, कौन सी जंग हो रही है, मुझे ये बताओ ना। ठीक है बताइए, जंग हो रही है? नहीं, जंग तो मलिर कैंट में कितने लोग बैठे हैं? मुझे नहीं आइडिया हैं, कितने होंगे? एक कोर में कितने लोग होते हैं? होंगे मेरा ख्याल 30-40 हज़ार। तो 40,000, वो 40,000 सुबह उठ के शाम तक क्या करते हैं? अगर वो जियो फेंसिंग में हेल्प कर देंगी तो पाकिस्तान का क्या नुकसान हो जाएगा? छोटे छोटे काम नहीं है ये। रिटेलर को टैक्स पे लाना पाकिस्तान की सिक्योरिटी से ज्यादा अहम रखता है। अच्छा। अगर रिटेलर टैक्स पे नहीं आए, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। भाई रिटेलर टैक्स पे जब आएगा तो स्मगलिंग भी चेक होगी, अफगान ट्रांजिट भी चेक होगी, हीरोइन भी चेक होगी, हवाला भी चेक होगा। ये फिर सारा कागज सामने आएगा ना। फिर ये भी पता लगेगा कौन सा ट्रक 11 बजे आता है, कौन सा 12 बजे घुसता है, कौन सा अंदर आता है, कौन सा शाम को आता है। आप समझ नहीं रहे बात को। ये कहानी बहुत गहरी है।
अच्छा सर, चलें अगर ये हो जाती है और वाकई हम रिटेलर्स को टैक्स नेट में ले आते हैं, तो आपके ख्याल में कितना नंबर ऑफ रुपी हम जो है वो जनरेट कर सकते हैं? देखिए, फिर हमारा टैक्स का जो, देखिए 2 चीज़ें होती है। टैक्स का ताल्लुक होता है कि जो इकोनॉमी होती है उससे ताल्लुक होता है। हमारी आधी इकोनॉमी टैक्स सिस्टम से बाहर है, फिर जो भी इकोनॉमी होगी उसका टैक्स आ जाएगा। देखिए अभी तो हमारे पास हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं ना कि इकोनॉमी 100 की होती है, इकोनॉमी 100 पर ग्रोथ हो रही है, हमारे पास टैक्स की लिमिट, क्योंकि आधी इकोनॉमी तो बाहर अलग चल रही होती है ना, तो हमें वहां से टैप करना है। ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, प्रॉब्लम तो हमारी ये है कि ना हम अभी तक कच्चे के डाकू पकड़ सके ना पक्के के। हाँ सर, ये भी बड़ा एक अलमिया है। ये कच्चे के डाकुओं का अगर आपकी नॉलेज में हो तो ये आप बताएं कि मतलब ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है उनके पास कि मतलब हम डाकुओं का एक मुकाबला नहीं कर पा रहे। उसके लिए रेंजर्स भी गई, अभी उन्होंने मुकाबला किया जाकर, पुलिस तो हमेशा नाकाम लौटती रही है, तो सुना है उनके पास रॉकेट लॉन्चर तक हैं। तो सर क्या है ये? पहली बात तो आप मुझे ये बताएं, आपकी डेफिनेशन में कच्चे का इलाका है कौन सा? सर ये कश्मीर वगैरह नहीं, क्या है बेसिकली? ये दरिया सिंध के साथ, दरिया सिंध का बेड है। बेड है। दरिया सिंध जो है ना वो सैलाब के ज़माने में एट टाइम्स उसकी बेड 1.5 से 2 मील हो जाती है, इतना बड़ा वो दरिया है। ठीक है। और जो इंडस है, इंडस, वो ग्रीक ज़बान में समंदर को कहते हैं। ठीक है। जब सिकंदर आजम की फौजें आई थी, जब उन्होंने दरिया देखा तो उन्होंने कहा इंडस मीन्स दिस इज नॉट अ दरिया, दिस इज अ समंदर, दैट इज व्हाई इट कॉल्ड इंडस। जहाँ पे हमारे चारों सूबे मिलते हैं ना, जो कि डेरा गाजी खान के आसपास है ये सारा इलाका, जो जहाँ ये चारों सूबे मिलते हैं, ये कच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। ठीक है। और ये जो कच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेरा गाजी खान, डिस्ट्रिक्ट ऑफ शायद रहीम खान के लगते हैं, कुछ ये बलूचिस्तान के लगते हैं, कुछ सिंध के लगते हैं और कुछ लगते हैं। ये जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये पाकिस्तान के सबसे स्ट्रॉन्ग ट्राइबल एरियाज हैं। इनके ट्राइबल लीडर्स आज भी ट्राइबल लीडर्स हैं। ठीक है। और कच्चे का डाकू नहीं है। कच्चे का डाकू उस इलाके के ट्राइबल लीडर का लेफ्टिनेंट है, कोई डाकू नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक अ डाकू। ठीक है। जब आपने वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं बनाई, जब आपने वहाँ टाइम दिया, अच्छा, और सेकंड बात, वो जो उस इलाके के 5, 10, 15, 20 बंदे हैं, उस इलाके में से कम 3 या 4 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं पाकिस्तान के उन इलाकों से। जी। डेरा गाजी खान के थे जनाब मिस्टर लगारी साहब, उसके बाद थे मजारी साहब, उसके बाद थे जनाब इलाही बख्श सुमरो साहब। ये सारे उस इलाके के, मैं ये नहीं कह रहा कि वडेरे हैं, मगर वो इलाका पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। तो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट लोगों ने उन्हें उस इलाके में अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को कायम रखने के लिए उन डाकुओं को इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन दी है। ठीक है। और वो आज भी, मैं ये मान ही नहीं सकता कि कोई डाकू ऑपरेट कर सकता है जब तक उसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं हो। ये काम आईएसआई या एजेंसी नहीं कर सकती। अगर डाकू को पकड़ना है, आपने सरदार को पकड़ लें। ठीक। अच्छा, सरदार को आप पकड़ना नहीं चाहते, ये भी बता दो आपको, सरदार को आप पकड़ना नहीं चाहते, 2 वजह है उसकी सरदार को नहीं पकड़ने की। एक तो बात, सरदार पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने इलेक्शन कराना होता है, इलेक्शन में रिगिंग करानी होती है, तो वो आपके काम आता है। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप उस इलाके में जाते हैं, कोई भी जाएगा इदारे का आदमी, तो उसको ऐशी भी करनी होती है। अच्छा। उसको घर भी चाहिए, रेस्टोरेंट भी चाहिए, जो शौकीन लोग हैं शराब भी चाहिए, उन्हें और चीज़ें भी चाहिए, वो आपको इलाके का सरदार प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। तो आप जिसे कच्चे के डाकू कहते हैं, वो डाकू नहीं हैं, वो उस इलाके के कल्चर का हिस्सा हैं। ठीक है। अब आप सरदार से पूछे, भाई तुम्हें इसको बंद कराना है या नहीं कराना? ठीक है। आपको याद है आसिफ नवाज के ज़माने में एक एक्शन हुआ था कच्चे के डाकुओं के ऊपर, इनके बंदे, लाखों बंदे मर जाएंगे, ये कच्चे के। अच्छा, अब आगे सुने, तीसरी बात, जो रुझान और डेरा गाजी खान का ये इलाका है आगे, इसके साथ पहाड़ी ट्राइबल एरिया लगता है जाके अफगानिस्तान का, तो इनके पास असले की सप्लाई वहाँ से आती है।
कच्चे के डाकुओं का मसला किसी लिहाज से भी एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, वो 110% सियासी है। अच्छा, अब आप एक काम करें, आप पीपल्स पार्टी के सिंध के एमपीओ की लिस्ट उठाएं और उनमें से देख लें कितने सरदारों के बेटे हैं। देखिए, मैं आपको इस बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ, जो मुझे एक रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर ने सुनाया। उसने कहा कि शायद गुलाम मोहम्मद साहब का टाइम था या ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का टाइम था, सक्खर या जैकबाबाद में कहीं प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नर जनरल साहब को आना था। ठीक है। तो उनका टाइम था शाम को 5-6 बजे। तो उस इलाके के जितने भी मशहूर लोग थे उनको बुला लिया गया कि जब वो आएँ तो इस्तकबाल करें। तो वो शायद बारिश हो गई या क्या हो गया, तो वो फ्लाइट लेट हो गई, और तो वो इंतज़ार करते रहे तो तकरीबन वो इशा का टाइम हो गया। तो जो इलाके के सरदार और ज़मींदार आए थे तो वो बैठे रहे, डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ बैठे रहे। तो जब 8:30-9 बज गए तो जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं पहुँचे थे तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब के पास आए। उन्होंने कहा, साईं हमें इजाज़त दो। तो उन्होंने कहा, सर आप अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए नहीं हैं। तो सर कहने लगे, नहीं सर अभी टाइम नहीं है सर, हमारे डाके का टाइम हो गया। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं आपको बंदा ला दूंगा आपके सामने। उसने कहा, सर हमारे डाके का टाइम हो गया है, तो आप प्लीज़ हमें इजाज़त दें, हम कल आ जाएंगे। तो ये मैं रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं सुना रहा आपको। उसने कहा, सर हमारे डाके का टाइम हो गया है। आप किस दुनिया में बैठे हैं? अबुल कलाम आज़ाद ने यही तो कहा था, तुम कहाँ जा रहे हो ट्राइबल सिस्टम पे। तो सर वो अभी रेंजर्स क्यों गई थी फिर, जब ये सब मामला हैं तो रेंजर्स को तो एटलीस्ट नहीं जाना चाहिए था ऑपरेशन करने के लिए? ऑपरेशन क्या, तो उस ऑपरेशन में कितने डाकू पकड़े? तो मैं यही तो कह रहा हूँ सर। नहीं ना, मेरी बात मतलब देखिए, बेचारे देखो ना वो क्या करते हैं। देखें जब कराची में पुलिस नाकाम होती है ना, तो हमारा एक आसरा होता है कि रेंजर्स आके बचाएगी। रेंजर्स नाकाम होगी तो हमें फौज से उम्मीद होगी। रेंजर क्या करती है? देखिए मेरी बात सुने, इस इलाके के साथ लगता है हमारा हाईवेज। जी। रेंजर्स वगैरह की कोशिश होती है कि हमारे हाईवेज वगैरह सिक्योर रहे, वो अंदर नहीं उतरते। अब मेरी बात समझ रहे हैं, अंदर नहीं उतरते। अगर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे कच्चे के डाकुओं की बात कर रहे हो सर, वो तो ऐसे ही मौजू चला तो मुझे बताओ कि तुम औरंगी के बनारस के डाकुओं को हैंडल कर पा रहे हो? तुम नाज़िमाबाद के डाकुओं को हैंडल कर पा रहे हो? सर अभी इसराइल से खबर आई है कि जब हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया था तो उस वक्त जो वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ थे उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की और वो रिज़ाइन हो गए। जी हो गए। तो सर पाकिस्तान में भी इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, तो हमारे यहाँ कोई ऐसी मिसाल मिलती है, आपके जहन में है? देखिए बात बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल इसराइल वाले ने बिल्कुल सही बात की है। और मैं इसराइल की इंटेलिजेंस क्वालिटी के बारे में आपको एक बात बता दूं, आपको समझ आ जाएगी। आप यूट्यूब पे जाएं, उस पर मोसाद की यूट्यूब की स्टोरी पढ़ें। उसमें एक बहुत बूढ़ा सा आदमी है जो मोसाद का चीफ था, फर्स्ट चीफ था। उसने इंटरव्यू में कहा कि दुनिया में जो भी वाक़या होता है, कोई बम ब्लास्ट का, टेररिज्म का, या तो हमने किया होता है या हमें पता होता है। ये उसका बयान है रिकॉर्ड पर। दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कोई वाक़या जो होता है वो ऐसा नहीं हुआ जो या तो हमने किया है या हमें पता होता है कि क्या हो रहा है। ये इसराइल की मोसाद की क्वालिटी है। अब मुझे एक कहानी सुनाओ जो मैं तुमसे, अब इस कहानी को उस कहानी से मिलाओ जो तुम्हें पहले कह रहा था। मैं तुम्हें जिस कहानी को पहले कह रहा था तुम्हें उस कहानी से मिलाओ ना अब, कि यार ये कहानी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, इसकी तो कड़ियाँ नहीं मिल रही कि यार 2 कदम पे हमास बैठा है तुम्हारे, वो बंदे तुम्हारे उठा के ले गया, तुम्हें पता ही नहीं था। मैं यही तो कह रहा हूँ, या तो वो तबाह हो गए हैं या तो वो एक्चुअली तबाह हो गए इसराइली, या तो वो तबाह हो गए एक्चुअली। यार 1.5 कदम पे आपके बैठे हुए हैं हमास वाले। आप एक तरफ दावा कर रहे हो, आप जाके यूट्यूब खोलो, वो बंदा कह रहा है कि जो भी दुनिया में वाक़या होता है या तो हमने किया होता है या हमें पता होता है। उसने ये भी कहा, उसने कहा कि हमारे बाज़ एजेंट ऐसे भी हैं मुल्कों में, उन्हें पता ही नहीं हमारे एजेंट हैं। उन्हें कहा ये भी नहीं पता कि हमारे एजेंट हैं। वो कहता है हम जाके कंपनी खोल देते हैं, उसको बंदे को एम्प्लॉय रख देते हैं, उसे कहते हैं यार तुम ये काम करो, वो करता रहता है बैठ के, उसे ये नहीं पता कि मेरा एम्प्लॉयर कौन है। वो कहता है कि फॉरेन कंपनी आ गई, उसने ये टिश्यू पेपर भेजने शुरू कर दिए। उसने यार टिश्यू पेपर वाले को कहा यार ये भी देखना शाहजहां फैसल में गाड़ियाँ कितनी गुजरती है, वो बताया था गाड़ियाँ कितनी गुजरती है। पता लगा वो इसराइली एजेंसी के लिए काम कर रहा था। तो मैं ये समझा रहा हूँ, इसराइली वो एजेंसी मोसाद जो कि दुनिया को कंट्रोल करती थी, उसके अंदर घर पे मार दिया उन्होंने। और अभी ईरान ने 300 मिसाइल मार दिए, एक मिसाइल भी सही जगह जाके नहीं लगा उनका, एक मिसाइल आके आसमान में सही जगह नहीं लगा। मुझे तो ये कहानी समझ नहीं आ रही, तुम्हें आ रही है? तुम्हें आ रही है समझ? समझ तो बहुत सारा झोल है सर। उस झोल को मैंने तुम्हें पहले सवाल में क्लियर कर दिया ना।
तो सही कर दिया। चले सर, कोई जिम्मेदारी तो कबूल कर रहा है, इस्तीफा तो दे रहा है। हमारे यहाँ तो ये रिवाज भी नहीं है। इस्तीफा भी चलो ठीक है, वो तो तुम उसको किसी और रेफरेंस में देख रहे हो, मैं किसी और रेफरेंस में देख रहा हूँ। मगर मेरा अपना ये बिल्कुल ये मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में कभी किसी ने गलती नहीं की। मुझे तो इसका आसान तरीके से सवाल है ना, इसका मैं एक और सवाल जवाब दूँ आपको जी। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में कुछ लोगों को किया गया था ना, तो भाई हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का क्या हुआ? 1953 में लाहौर में माशाल्लाह लगा जस्टिस मुनीर कमीशन की रिपोर्ट थी, उसका क्या हुआ? भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का यूएनओ ने कर दिया कि उसका क्या हुआ? लियाकत अली खान का क्या हुआ? आपको एक बात पता है, जो लियाकत अली खान का मर्डरर था उसकी फैमिली को सारी जिंदगी प्रोटेक्शन दी गई, फिर पेंशन मिलती थी, पेंशन ही मिली। और उनके बेटे ने किताब लिख दी अपने अब्बा के ऊपर, अपने वालिद साहब के ऊपर किताब लिखी है। उनके बेटे ने किताब लिखी है अपने वालिद साहब के ऊपर। वो बेटे जो हैं वो हार्वर्ड में या स्टैनफोर्ड में पढ़ाते हैं। फिर आप क्या बात कर रहे हो मेरे साथ कि सजा मिलने वाली बात? अभी तो हमारी कड़ियाँ ही नहीं मिली कि किसी कड़ी कहाँ से मिल रही थी। गलत कह रहा हूँ मैं? सही। वो किताब पाकिस्तान में छपी नहीं, पता नहीं कहीं से मेरे पास उसका ड्राफ्ट आ गया था। अच्छा। जो उन्होंने सैयद अकबर के बारे, उसका नाम सैयद अकबर था, उसके बारे में लिखा था। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लोगों ने शायद आज तक नहीं सुनी। जब सैयद अकबर ने गोली मारी थी लियाकत अली खान को, उसके साथ उसका 8 साल का बच्चा भी था। सैयद अकबर के साथ उसका बेटा बैठा हुआ था, 8 साल का था वो। अच्छा। और वो बेटा जो था वो 3 दिन तक गायब रहा। और आधे जो हमारे जो जितने भी कहानियां हैं ना सैयद अकबर के बारे में, वो उस 8 साल के बच्चे से दी है हमने। जो हमारी कहानियां हैं ना कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसका शायद नाम दिलावर था। वो बच्चा सैयद अकबर के साथ बैठा हुआ था, तस्वीर भी है उसकी, जब सैयद अकबर ने गोली मारी है लियाकत अली खान को। और वो बच्चा जब उस बच्चे से पूछा कि तुम कहाँ थे, जो किताब उसके छोटे भाई ने लिखी थी, उसने कहा कि मैं इतना घबरा गया, मैं जाकर पिंडी में एक जगह जाकर थड़े पे सो गया सुबह, और फिर 2 दिन फिरता रहा, मुझे पता नहीं था मेरा घर कहाँ है। फिर मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, फिर मुझे पता लगा मैं सैयद अकबर का बेटा हूँ। फिर काफ़ी बयान उसने दिए। ये किताब छपी नहीं है, मुझे कहीं से किसी ने ड्राफ्ट दिया था, मैं ऐसे ही ड्राफ्ट पढ़ रहा था। और वो किताब सैयद अकबर साहब के बेटे ने लिखी है, जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। तो आपने प्रोटेक्शन नहीं दी क्या लियाकत अली खान के कातिलों को? दी या नहीं दी? दी या नहीं दी? बिल्कुल सर। फिर इसका कोई जवाब है? आप बात करो इस्तीफे की, आप बात करो इस्तीफे की। आप कह रहे हो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपने क्या लियाकत अली खान के कातिल को प्रोटेक्शन दी या नहीं दी? मुश्ताक हुसैन गोरबानी साहब वजीर दाखिला थे, वजीर कश्मीरी उमूर थे, वो पिंडी में मौजूद थे, जलसे में नहीं थे। पहला आदमी जो लाश के पास पहुंचा वो थे। चलो सर, वैसे ये रवैया सिर्फ एक तरफ से नहीं है, हमारे सियासतदान भी ऐसे ही करते हैं। रेलवे का कोई बड़ा हादसा हो जाए, PIA का त्यारा गिर जाए, मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच गया, तो इस तरफ से भी कुछ नहीं आता। तो सर ये हमारा बहैसियत कौम मसला है ये कि हम अपनी गलती नहीं मानते, एतराफ़ नहीं करते। नहीं, गलती नहीं मानना, गलती मानने की बात नहीं है। हमें पता होता है गलती क्या है। हमारे 2 प्रॉब्लम होते हैं। पहले तो हमें गलती पता नहीं होती, दूसरी बात ये कि मुसलमान के दिमाग में खाकसारी नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है। गलती मानने के लिए थोड़ी ह्यूमिलिटी चाहिए होती है। ह्यूमिलिटी हमारे माइंड सेट में नहीं है। और मैं आपको बात कह रहा हूँ, ये ह्यूमिलिटी अरब माइंड सेट में नहीं है, इसका ताल्लुक मुसलमान से भी नहीं है। अरब माइंड सेट में ह्यूमिलिटी नहीं है। और वो क्यों नहीं है पता है आपको? जो कौम ज़्यादा गोश्त खाती है उसमें ह्यूमिलिटी कभी नहीं होती, उनका खून गर्म हो जाता है। कभी मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ, ये कोई गौर करना किसी पे कि जो लोगों की ये डाइटरी हैबिट पर डिपेंड करता है कि जिन लोगों की डाइटरी हैबिट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान दिया है कि अपने शिकमों को जानवरों का कब्रिस्तान नहीं बनाओ। हम तो, मैं भी इंक्लूडिंग मी, हम तो गोश्त के बगैर खाना नहीं खाते। तो जो लोग ज़्यादा मीट खाते हैं ना, उनके अंदर, उनके माइंड में ह्यूमिलिटी ख़त्म होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। सर इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, प्रोसेस काफ़ी लंबा है, नताइज आने में टाइम लगेगा। तो आपको इब्तदाई तौर पर क्या लग रहा है कि मोदी साहब जो है वो तीसरी बार इंडिया के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? इंडिया के इलेक्शन के ऊपर कोई 1-1.5 महीना पहले यूके के इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल छापा था।
उसने कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो बूस्ट है, जो इंडियन इकोनॉमी चल रही है, जिस पे मोदी साहब इतनी फ़ख्र करते हैं, इनको चलाने वाली 5 रियासतें हैं। उन रियासतों का नाम है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला। इसको हम बोलते हैं सदर्न इंडिया। और ये द्रविडियन इंडिया है। द्रविडियन जैसे समझते हैं जो काले, जो बेसिकली ओरिजिनल इंडियंस हैं। और इन 5 रियासतों में मोदी साहब इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। आज भी उनकी शायद गवर्नमेंट किसी भी रियासत में नहीं है। तो मोदी साहब को हम कहते हैं, जो आपको शायद इतना ज़्यादा नहीं है, मोदी साहब इंडिया की हिंदी बेल्ट के लीडर हैं, जिसके हालात तकरीबन हमारे जैसे हैं, जिसकी इकोनॉमी के इंडिकेटर हमारे जैसे हैं। ठीक है, तो मोदी साहब का चांसेस ऑफ विनिंग बहुत हाई है इन दी हिंदू रियासत, और वो इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि वो जो 300-350 सीटें हैं, जो इस इलाके की 350 सीटें हैं, वो जीत जाएंगे। मगर उसने ये लिखा कि क्या ये रियासतें जो साउथ में हैं, ये कब तक बर्दाश्त करेंगी कि वो पूरे इंडिया को ट्रैक करें। वो उसने कहा ये साहब, उसने पता क्या लिखा, उसका नाम शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, विल इंडिया डिवाइड, शायद उस आर्टिकल का नाम ये है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि शायद इंडिया डिवाइड हो जाए। उसने कहा ये इतनी बड़ी डिफरेंस आ चुकी है कि मोदी साहब नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में जीत रहे। अच्छा, सिमिलरली मोदी साहब बंगाल में नहीं जीत पाते। ठीक है, तो उनके पास, उसने कहा इतनी बड़ी डिवाइड है, इकोनॉमिक डिवाइड है, कल्चरल डिवाइड है, कि मोदी और उनकी अलायंस जीत जाती है इन दी नॉर्थ, और जो नॉर्थ 4 रियासतें हैं वहाँ पर 5 रियासतें जो कि डेवलप्ड रियासतें हैं। और उन्होंने ये लिखा कि वो 5 डेवलप्ड रियासतें हैं, उनका ये लेवल है तरक्की का कि वो यूरोप से कंपेयर करती हैं, हर लिहाज से वो यूरोप है, और वो दुनिया के किसी भी दुनिया के बेहतर इलाके के बराबर है। तो उसने कहा ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये साथ कैसे चलेगा। तो नेहरू साहब को, जो मोदी साहब को, जो इंडिया का अगला मसला है ना, वो इनको साथ चलाना है कि क्या मोदी साहब बेंगलोर से जीत सकते हैं, क्या मोदी साहब तमिलनाडु में जीत सकते हैं, क्या मोदी साहब आंध्रा में जीत सकते हैं, क्या मोदी साहब केरला में जीत सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। मोदी साहब कहाँ जीतेंगे? यूपी जीतेंगे, बिहार जीतेंगे, झारखंड जीतेंगे, और जिसकी यूपी की जो आबादी है, सिर्फ यूपी की आबादी जो है वो पाकिस्तान के बराबर है। ठीक है, वहाँ 350 सीटें हैं, वहाँ सारे वो बीजेपी के हिंदू वाले, मजहब वाले हैं, सारी सबसे कमज़ोर रियासत है मुसलमान इकोनॉमिकली। मोदी साहब वहाँ जीत जाएंगे। तो ये मोदी साहब की जीत जो है, ये कोई इंडिया की जीत नहीं होगी। और हम ये गलत फहमी समझ बैठे हैं कि इंडिया मोदी साहब के साथ है। इंडिया मोदी साहब के साथ नहीं है। इंडिया के गरीब और वो लोग जो तरक्की याफ्ता नहीं है, वो मोदी साहब के साथ है। जो इंडिया का साउथ है वो पूरा मोदी साहब के खिलाफ है, और मैं तकरीबन कन्विंस्ड हूँ कि वो साउथ फिर वहीं रहेगा जहाँ आज भी खड़ा है। अब मोदी साहब ये इकोनॉमिक बैलेंस कैसे कर सकेंगे, ये एक अलग कहानी है। उनको तो हिंदी आती नहीं है। आपको ये बात पता है? किसको? साउथ वालों को। जी जी जी, मैं तो गया हूँ साउथ में। साउथ वाले तो हिंदी बोल ही नहीं सकते, उनको हिंदी समझ भी नहीं आती उनको। तो वो तो एक अलग ही कल्चर है, बिल्कुल अलग, तो अलग कल्चर। तो अब सवाल इंडियन इलेक्शन के बारे में मेरा ये पहला सवाल तो है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो बुनियाद मोदी साहब ने इलेक्शन के लिए रखी है, वो सारी इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की जो सारा बेस है वो साउथ में है। और दूसरा इकोनॉमिक का बेस ये है कि उन्होंने इसको, हम पता नहीं मुझे उर्दू में क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। ठीक है, उन्होंने कुछ बड़े कैपिटलिस्ट को चला कर ना वो इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, मैं तो एग्री करता हूँ, इंडिया तरक्की कर रहा है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। मगर ये जो मॉडल है ये चलेगा, मगर इसका कोई ताल्लुक मोदी साहब की ज़ात से नहीं है। ठीक है, और ये बीजेपी और एंटी पाकिस्तान ये है। अच्छा, अब आपने मुझे जिक्र किया था जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह। अब राजनाथ सिंह का प्रॉब्लम ये है कि राजनाथ सिंह यूपी का चीफ मिनिस्टर था पहले, और राजनाथ सिंह जो है यूपी में जो है वो उनको ये वेव चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आपका दिल चाहे तो इसको रख लीजिएगा, दिल चाहे तो निकाल दीजिएगा। देखें, यूपी जो है उसके अंदर कभी मुसलमानों की तादाद 16% ज़्यादा नहीं रही, मगर उसकी जो अरिस्टोक्रेसी थी वो मुसलमान थे। जो उसमें तहजीब याफ्ता लोग थे वो मुसलमान थे,
और जो हिंदू भी थे वो तहजीब याफ्ता थे, ठीक है। और वो अरिस्टोक्रेसी हम लोगों की फैमिली से बिलोंग करती थी, जो हम आज पाकिस्तान में लियाकताबाद में रहते हैं, लालू खेत में, गोलीबार में रहते हैं, ठीक है ना। तो जब पार्टीशन हुआ ना, सबसे ज़्यादा नुकसान जिस इलाके को हुआ है वो यूपी है। यूपी की हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों की अरिस्टोक्रेसी उड़ गई, और आप समझें कि यूपी का लीडर बन गई मायावती या राजनाथ सिंह, या ये जो बंदा आजकल जो उनका चीफ मिनिस्टर है, जो योगी जो है, ये तो हमारे दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे कभी जब हम यूपी में बैठे थे, ठीक है ना। अब अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के रहने वाले थे, ग्वालियर एक शहर है, इलेक्ट होते थे लखनऊ से। लखनऊ से इलेक्ट इसलिए होते थे कि ग्वालियर में वो इलेक्शन जीत नहीं सकते थे। ग्वालियर वाज अ स्टेट जहाँ पर उनकी राजाओं की हुकूमत थी, तो वो लखनऊ में इसलिए इलेक्शन लड़ते थे कि लखनऊ के अंदर उनकी सीट लखनऊ की थी, क्योंकि लखनऊ के मुसलमान और पढ़े लिखे लोग वाजपेयी को पसंद करते थे कि वाजपेयी जो है, ये वाजपेयी होता है ना, ये एक हाई क्लास ब्राह्मण है, ठीक है। तो हम लोग जो बैठे हुए थे एस्ट्रोकेट्स और जमींदार यूपी के, वो सिर्फ हाई क्लास ब्राह्मण से डील करते थे। अच्छा, अब उसमें जो कमबख्ती जो हमारी आई कि ये पार्टीशन हो गया, ठीक है, और पूरी यूपी की एरिस्टोक्रेसी डिसलोकेट हो गई। और नेहरू जो था वो इंटेलिजेंट आदमी था, और उसने पहला काम ये किया पावर में आने के बाद 47 में, कि उसने 50 में लैंड रिफॉर्म कर दी। जितनी हमारी बची खुची ज़मीनें थी वो सब बराबर हो गई, सही, ठीक है। तो उसने पूरी यूपी की डायनेमिक चेंज कर दी, और यूपी की पॉलिटिक्स के अंदर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास आ गई। और इसकी जो नुमाइंदे थे वो यादव थे, मुलायम सिंह यादव, दूसरा एक और यादव था, ये अपना जो आपका ये जो अफसाब हैं जो इसकी आप बात कर रहे थे, सिंह जो हैं, ये सिंह, ये कोई हिंदुओं की सिस्टम में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लोग नहीं है। देखिए, हिंदुओं को आप नहीं जानते, हम जानते ना, हमने ज़िंदगी गुजारी है हमारी एंसेस्टर ने इनके साथ। तो ये जो सेकंड टियर की लीडरशिप आई हिंदुओं में, वो उनके लिए कैच पॉइंट था मोदी, इसलिए कि नेहरू ब्राह्मण है और यादव वो होते हैं जो जानवर चराते हैं। तो वहां हो गई क्लास की जंग। क्लास की जंग हुई, तो वो मैंने आपको कहा था ना, बंदर ज्यादा होते हैं, तो जो क्लास की जंग हुई ना, तो वो जीत गए। आज भी ये हो रहा है मोदी के साथ। आप कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट उठा लें, वो हाई क्लास हिंदू का होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट उठा लें आप, वो होगा हाई क्लास हिंदू का। और आप उठा लें बीजेपी का कैंडिडेट, वो होगा लोअर क्लास हिंदू का। और मोदी इस पे खेल रहा है। अच्छा, लोअर क्लासेस के अंदर एक बात होती है हमेशा, वो मजहब के बारे में जज्बाती होते हैं। सही, मंदिर बना दो, ये कर दो, वो कर दो। इलेक्शन जीतने जा रहे हैं नहीं? 100%, 100% जीत जाएंगे आप? 100%। अच्छा, अगर मोदी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है, तो ये इंडिया के लिए फायदेमंद होगा? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सेकुलर इंडिया का आखिरी इलेक्शन होगा अगर ये मोदी साहब दोबारा जीत जाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों की इस बात से डिसएग्री करता हूँ, आपकी भी और पाकिस्तानी सोच की, कि इंडिया कभी अनसेकुलर है और मोदी अनसेकुलर है। मोदी ये जो, ठीक है, उनके कुछ लोग हैं जो बेवकूफ़ी की गुफ्तगू करते रहते हैं और चीज़ें करते रहते हैं, मगर इंडिया अब इतनी बड़ी इकनॉमी, इतना बड़ा मुल्क है कि वो रिलीजियस बेसिस पे चीज़ों के फैसले नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ये कौन सेकुलर है, कौन नहीं सेकुलर है, क्या होगा क्या नहीं होगा, देखिए टाटा के पास भी वही लाइसेंसेस हैं जो अंबानी के पास है। तो अब वो इंडिया में ये बातें करना कि सेकुलर इंडिया और नॉन सेकुलर इंडिया, आई थिंक ये सही बात नहीं है। हम लोग ज़्यादती करते हैं, ये मैं डिसएग्री करता हूँ आपकी बात से। मैं इस मामले में मोदी के साथ हूँ कि ये कहना कि मोदी कि सेकुलर इंडिया का आखिरी होगा और वहाँ कोई मजहबी जमात इस्लामी आ जाएगी, मैं इसको पसंद नहीं समझता, गलत सही है ये। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आपको पता है? जाहिर सी बात है, आबादी इंडिया की नहीं इतनी बड़ी है। और नहीं, वो तो सही बात है कि आबादी की बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान इतने नहीं होते कभी। अच्छा, इसके मेंबरान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मगर एक विश्व हिंदू परिषद एक जगह चीज़ है जो कि इनका पेरेंट इनकी है। विश्व हिंदू परिषद की जो माइंडसेट है
वो और ये अलग चीज़ है, ठीक है। तीसरी बात जो आप शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी जो है वो गुजरात की एक लो क्लास से बिलोंग करता है। अगर वो रिलीजन पे ज़्यादा आगे बढ़ेगा ना, अगर बढ़ा कभी, तो उसको कास्ट सिस्टम खा जाएगा। फिर वो कहेंगे भाई फिर तो अगर हिंदुइज्म ही चलाना है तो ब्रह्मन आएगा ना पहले तो। अभी तो वो मुसलमानों से लड़ रहा है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तो मुसलमानों से लड़ रहा है कि मुसलमानों के चक्कर में हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं ना। जब वो हिंदू खेलेंगे ना, जब वो हिंदू खेलेंगे उसे मोदी मारा जाएगा। तो ये सब चीज़ें, प्रॉब्लम उनकी बड़ी सिंपल सी है जी, मैं समझता हूँ बड़ी सिंपल सी पोजीशन है कि उनका जो ट्रेजिडी है वो ये है कि जो बंदा उनका फेल हो गया है ना, उसको वो दोबारा ट्राई करने जा रहे हैं, वो है राहुल गांधी। उस बेचारे ने भी शादी नहीं की अभी तक, वो बेचारा फेल हो गया, ये बात मानना पड़ेगा। राहुल गांधी पब्लिक इमेज नहीं ले पा रहा है। वो राजीव गांधी, वो अपने परनाना और अपने दादी और अपने बाप की लेगेसी की तरफ चल रहा है। राहुल गांधी कोई पॉपुलर लीडर नहीं बन पा रहा है। तो इंडिया में कोई मोदी का सामने लीडरशिप नहीं है जो मोदी को यूपी में अनलॉक कर सके। 5वीं नीचे वाली स्टेट तो के हाथ से निकल ही जाएंगी, मगर वो नीचे अब कौन उसको अनलॉक करेगा वो इस वक्त नहीं है, तो इसलिए मोदी चलता रहेगा। चलें सर, इंडिया के इलेक्शन की एक अच्छी बात भी है कि वहाँ पर जब भी इलेक्शन होता है तो धांधली का इस तरह से शोर नहीं होता जैसा कि पाकिस्तान में होता है। और कभी नहीं होता। हाँ, इस तरह की बात नहीं है ये। हाँ, हमें एडमिट करना चाहिए। बिल्कुल, ये तभी मैंने कहा ना कि ये इंडिया की अच्छी बात है। तो सर इसका एक क्रेडिट जाता है ईवीएम मशीनों को, वो वहाँ पे 1982 से नहीं, इसका क्रेडिट मशीनों को नहीं जाता, इसका क्रेडिट इंडिया के सिस्टम को जाता है। कभी भी 47 से लेकर आज तक इंडिया में कभी इलेक्शन के अंदर कंप्लेन नहीं आई, जबकि इंडिया में इलेक्शन 3 फेज में होता है और सिर्फ एक पुलिस वाला खड़ा होता है पुलिस के सामने, और इंडिया की आबादी की जिहालत वगैरह सब हमारे जैसी है। तो ये इंडिया में इसलिए होता है कि इंडिया में कोई इदारा इस बात का जिम्मेदार नहीं है जो मैंने जुमला आपके ज़िक्र था, द इलेक्शन इन पाकिस्तान आर टू बी हेल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। याद है आपको? चले मैं सवाल को थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। जिद्दत की तरफ बढ़ना तो अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। ईवीएम मशीनें इंडिया में 1982 से यूज़ हो रही हैं, ठीक है। इमरान खान ने भी यहाँ पर लाने की कोशिश की, मगर सर वो नहीं करने दिया गया। सबसे पहले जो है वो सियासी पार्टियों ने इख्तलाफ किया। ऐसा लगता है कि बज़ाहिर शायद इस्टेब्लिशमेंट भी ये नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो उसको गो हेड देती तो किसी की मजाल नहीं थी कि वो इनकार करते। क्या उनको भी कबूल नहीं था कि सियासी मैनेजमेंट फिर मुश्किल हो जाती है अगर उनके लिए भी, अगर वो लेके आने देते? मैंने आपको भी जुमला पढ़ा था ना, द इलेक्शन इन पाकिस्तान शुड बी हेल्ड to ensure the security of the interest of the security of Pakistan। अभी आपके सामने पढ़ा था ना। तो अगर ये जुमला मेरे पास हो तो फिर हर बंदे को राइट है ना कि सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन क्या करे। तो गफ्फार खान ने एक बयान दिया था आफ्टर फॉल ऑफ ढाका, ठीक है। उसने कहा था यार हमारा एक पठान जनरल था याया खान बेवकूफ़, उसने फिर फेयर इलेक्शन करा दिया, मुल्क टूट गया। ये रिकॉर्ड पर बयान है, चेक कर लीजिएगा। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फैसल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के इदारे एक्चुअली फेयर इलेक्शन कराने की हिम्मत रखते हैं? क्या आज की बात नहीं कर रहा मैं, 47 से लेकर आज तक बताओ, जब बंगाली 55% थे हमारे में हिम्मत थी? फिर हमने कहा नहीं 1 यूनिट होगा, बराबर होंगे, नई ड्राइबाजी हमने शुरू की। फिर हमने इस्लाम का चूरन भेजा कि जमात इस्लामी दोनों साइड में होगी तो शायद वो उसका चूरन चल जाए, वो चूरन नहीं चला। तो हम कब किस ज़माने से हम फेयर इलेक्शन की बात करने सोचने लगे हैं? अनकरीब कभी देख सकते हैं हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान? वो कहते हैं ना, रेफर बैक टू माई इनिशियल स्टोरी ऑफ बंदर एंड शेर। मैंने की थी ना, मैं तुम्हारे साथ शुरू में क्या बात की थी, वो इलेक्शन ही हुआ था ना वहाँ भी। ये फिर हमने क्यों ड्रामा क्यों लगाया हुआ है? ये इलेक्शन करवाते हैं 5 साल के लिए, किसी को वजीर आजम बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो इतनी लंबी एक्सरसाइज क्यों करते हैं हम? नहीं, दोनों शहर चलने हैं ना यार। एक इस्लामाबाद है वो भी चलना है, इसके बराबर में एक और शहर है वो भी चलना है। तुम्हें क्या परेशानी है? दोनों शहर ने चलना है ना, नौकरी दोनों की लगी है, तुम्हें क्या परेशानी? सर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, हो जाएंगे, नौकरी तो तब भी दोनों यार में चलेगी। 2 शहर है ना, इसका फ्री एंड फेयर अबे इलेक्शन। भाई मैं कह रहा हूँ 2 शहर हैं, इसको भी चलना है, इसको भी चलना है। ये वो है जो दरख्त के ऊपर बैठे हैं, बाकी भी कुछ कहना नहीं चाहता। जो दरख्त के ऊपर बैठा है
और दूसरे वाले की पावर बराबर होगी जब इलेक्शन होगा फेयर एंड फेयर। समझने की कोशिश करो, ये कहाँ से शुरू हुआ माइंडसेट? ये माइंडसेट शुरू हुआ कि आपने पहले दिन से कहा कि इस रियासत को खतरा है, और इस रियासत को खतरे के बाद एक और चीज़ खतरे में आ गई, वो था इस्लाम। दोनों चीज़ें खतरे में आ गई। जब दोनों चीज़ें खतरे में आ गई तो आपने कहा यार इस खतरे के लिए कोई शेर रखो, तो शेर पाल लिया आपने एक। फिर तुम्हें शेर के होते हुए इलेक्शन करा दिया। पिछले कुछ सालों से हमें इंडिया का मिजाज कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। किस सेंस में? इस सेंस में कि इंडिया को जिन भी लोगों ने या जिन भी मुल्कों ने या जिन भी शख्सियात ने नुकसान पहुंचाया, तो इंडिया उनको चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। अभी हमने रिसेंटली कनाडा में देखा, इवन अमेरिका इंडिया को जो है वो वार्निंग दे चुका है। और अभी पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में भी ये खबरें आई कि यहाँ पर भी टारगेट किलिंग में जो है वो इंडिया का नाम लिया जा रहा है। तो सर ये इंडिया इतना एग्रेसिवली क्यों बिहेव कर रहा है? ये ऐसा मिजाज पहले तो नहीं था इंडिया का। देखिए, जब कोई आदमी अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता है ना, तो एट टाइम वो पावर को डिमॉन्स्ट्रेट ओवर कर देता है। अब मोदी साहब को ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि वो हर जगह पे इंडिया के सेवियर है, ठीक है, और वो ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि वो एक लोअर मिडिल क्लास की नॉन मार्शल रेस के होते हुए मार्शल भी हैं, वो जंगजू भी हैं, ठीक है। और उन्होंने जाकर इंडिया कनाडा में बंदा मार दिया। उन्होंने उन बंदों को मारा है कराची पाकिस्तान में जो सरबजीत सिंह को जिन्होंने जेल में मारा था। तो उन्होंने टारगेट किया है कि यार आपने अगर इंडियन को मारा तो हम मार देंगे। वो इंडिया के अंदर एक मैचो मैन की डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं कि मैं इंडिया के दुश्मनों को उनकी में जाकर मार दूंगा। ये कहानी अगर आप गौर करें तो किसी ज़माने में छोटा बुश भी किया करता था, एक था उसका भी ये स्टाइल था कि नहीं मैं अंदर जाके मारूंगा, ठीक है ना। रूस इस तरह की कार्रवाइयां करता रूसी भी करता था, इस तरह की कार्रवाइयां करता था। ये इन लीडर्स की पर्सनैलिटी इनसिक्योरिटीज होती है। अच्छा, ये पर्सनैलिटी इनसिक्योरिटी है। ये कोई मोदी साहब ने कोई गेन नहीं किया, मगर जो होते हैं ना जिसे मैशो मैन कहते हैं, जो बैठा होगा कोई इंडिया का ब्लॉगर वो लगा होगा, देखे जी हमने बंदा मार दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बट जो सिविलाइज इंडियंस होंगे वो कभी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। तो ये मोदी साहब की गलती है। और अगर ये किसी अच्छी कास्ट के होते तो ये कभी ये काम नहीं करते। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम इंडिया की कास्ट सिस्टम को हमसे समझो, फिर हम बताते तुम्हें। अच्छा सर, हमने माजी में देखा कि इंडिया जब भी कोई इस तरह की कोई कार्रवाई करता था, इवन हमें 3 साल पहले 4 साल पहले का भी वाकया याद है कि हमने उनका त्यारा गिराया, पायलट को हमने पकड़ा। तो हम इंडिया जब भी कोई ऐसी कार्रवाई करता था हम भरपूर जवाब देते थे, उनकी तरफ से बयानबाजी होती थी तो यहाँ से भी एक तगड़ा एक पैगाम जाता था। मगर सर पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मतलब हम उस लेवल पर उसको काउंटर नहीं कर पा रहे। अब वहाँ से जो है वो टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों के बयानात आते हैं, यहाँ से कोई आवाज़ नहीं होती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। देखिए, दो बातें, हम इतना बैकफुट पे क्यों चले गए? पहले तो नहीं थे हम ऐसे। पहली बात तो दुनिया में हर शरीफ आदमी को कमज़ोर समझा जाता है। सर शरीफ तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये बात गलत है। मैं पाकिस्तान की इस बात में मेरे अपने इख्तलाफात हर एक के साथ हो सकते हैं, मगर अगर कोई पाकिस्तान ने इस मामले में कोई शरीफ एक्शन किया है और वो एक्शन को रिएक्शन नहीं कर रहे, तो ये कोई जो उनका एक्शन है वो छिचोरा एक्शन है। देखिए, बंदे मारना मेरे लिए भी कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। 30 लाख मुसलमान रहता है दिल्ली, 30 लाख मुसलमान रहता है बॉम्बे के अंदर। दिल्ली के अंदर कुछ 30 से 35 लाख मुसलमान रहता है। तो बंदे मारना, बम चलाना कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मगर आज के ज़माने में ये बम मारना, रॉकेट चलाना, बंदों को टारगेट करना, ये कोई ना कोई कामयाबी है और ये कोई किसी के लिए मैचो मैन बनना कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं इसको पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं समझता। पाकिस्तान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है और हमें इस तरह की छिचोरी हरकतों का जवाब उनके बंदे मार के नहीं देना चाहिए। मैं क्लियर हूँ उसके बारे में, मैं बड़ा क्लियर हूँ उसके बारे में। तो सर हम अलल ऐलान कह तो सकते हैं ना कि भाई कहने की बात अलग है, भाई ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये देखें ये इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, हमारे ज़मीन पर जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसके ताने बाने वहाँ से मिल रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो जाना चाहिए, दुनिया को पता चले। सर आपको पता है कि सबसे बड़ी कोलैबोरेशन मोसाद की किसके साथ है? रॉ के साथ। फिर और आपके ख्याल में क्या रॉ और मोसाद के लोग पाकिस्तान में नहीं बैठे? अच्छा,
चले रॉ तो नहीं मैं हमारी कुछ और अर्ज वो कर रहा हूँ, चलती रहती है, क्या मोसाद सर, के मैं लोग भी पाकिस्तान में यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना एक बात कि मोसाद का तो खुद ये स्टेटमेंट है कि हमारे एजेंट तो बाद ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं होता हमारे एजेंट है। आप समझने की कोशिश करें, उसको वो एसिड बोलते हैं, उनका नाम है उसका एसिड। तो दुनिया की इंटेलिजेंस का सिस्टम तो बड़ा अजीब गरीब सा हो गया ना यार। तो ये तो कोई, मैं ये तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है आज के ज़माने में कि किसी को कहाँ से उठा लिया क्या कर लिया। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ एक सिविलाइज दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं जो कनाडा में मोदी ने किया, वो उसने मोदी को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। कोई मोदी या इंडियन उससे कोई बाइज्जत या नहीं, वे कैनेडियंस बड़े रीजनेबल, बड़े शरीफ, बड़े तमीजदार से लोग हैं। ट्रूडो एक बहुत ही बहुत अच्छा। अब ट्रूडो का क्या पोजीशन है इस वक्त? अब ट्रूडो का पोजीशन ये है कि वो पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तानियों का 4 आदमी का फंक्शन भी वहां जाता है, वो इतना एंटी इंडियन बन गया है उस वजह से कि वो कहता है मैंने पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। अब सर कुछ कश्मीर की बात कर लेते हैं। लास्ट पॉडकास्ट में, उससे पहले भी आपने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, उसे भूल जाएं। आपका ये बयान इंडिया में तो चलें वायरल हुआ है, पाकिस्तान में बहुत से लोग आपकी बात से एग्री नहीं करते। तो सर चलें, अगर थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान लिया जाए कि आप सही कह रहे हैं कि वाकई हमारे हाथ से निकल गया है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? यार देखिए, मैंने आपको एक साथ में आपने एक बयान, मेरा एक बयान दे दिया, मगर मैंने एक बयान के बाद ये भी बयान दिया था पहले, बल्कि ये बयान दिया था कि आर्टिकल 370 ख़त्म करके इंडिया ने पाकिस्तान को वापस कर दिया है इनडायरेक्टली, या कश्मीर की आज़ादी का ऐलान कर दिया है। ये मैं बार बार कहता हूँ। और मुझे एक्चुअली वो मैं नहीं देखता इंडिया का कोई यूट्यूब, मगर यूट्यूब का चैनल का जो मुझे आपने बुझाई थी, तो वो जो आदमी यूट्यूब पे मेरे बारे में बात कर रहा था, मुझे एक्चुअली उस आदमी पे बड़ा तरस आया। हाँ, मुझे वो एक भेजा था किसी ने, मुझे उस आदमी पे बड़ा तरस आया। अच्छा, ठीक है। और मैं सोच रहा था कि यार मैं इस बेचारे को, उसने मतलब जिसे कहते हैं ना, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, उसने गलत पंगा ले लिया, मेरे साथ पंगा ले लिया। ठीक है, मैं वो आदमी हूँ, आपने सारी पाकिस्तान जानता है कि मेरा इंडिया के ताल्लुकात के बारे में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। मैंने तो यहाँ तक कहा कि मेरी मिलिट्री की गलतियाँ थी, चीज़ें थी। मेरा जैसा खुला हुआ आदमी तो शायद उनको कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा ना। अब उसने उस आदमी से पंगा ले लिया। ठीक है ना, कि एक बंदा जो इतनी शराफत से आगे बढ़ रहा है और जो तुम्हारे साथ शराफत से बात कर रहा है, तुम उससे बिला वजह पंगा ले रहे हो। ठीक है, अब उसके पंगे को मैं आज सेटल कर देता हूँ। ठीक है, अब पंगे को मैं सेटल ये कर देता हूँ उसके कि वो एक कागज़ बार बार दिखाया जा रहा है कि जी महाराजा हरी सिंह ने हमें एक्सेशन की थी। ठीक है, अब मैं उसको ये बात पहले बता दूं कि महाराजा हरी सिंह गुलाब सिंह का पोता था, जिसको 1846 में महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर बेचा था कैश में 75 लाख पर। ठीक है, बिल्कुल सही है। और 1846 में बेचा था और 47 में पाकिस्तान, इंडिया आज़ाद हो गया था। सिर्फ उनकी 90 साल की हुकूमत थी। वो कश्मीरी नहीं थे, वो डोगरे थे जम्मू के। वो कश्मीरी नहीं थे कहीं से भी, वो डोगरे हैं जम्मू के। और जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग रियासतें हैं, इसीलिए उसको जम्मू कश्मीर बोलते हैं, कश्मीर नहीं बोलते। महाराजा हरी सिंह का कोई ताल्लुक कश्मीर के साथ नहीं था। ठीक है, पहली बात। तो अगर वो, मुझे बड़ी खुशी उस आदमी की, वो अगर उसको ज़्यादा शौक है तो वो जम्मू ले ले। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। महाराजा हरी सिंह ने कहा कि ग्रैंडसन ने कहा कि जी हम इंडिया के साथ जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, मैंने मान लिया, हम पार्टी नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जिस आदमी ने कश्मीर में, जिसका झगड़ा हमारे साथ हुआ, शेख अब्दुल्ला, उसकी जद्दोजहद किसके खिलाफ थी? महाराजा हरी सिंह के खिलाफ। और आपने एग्रीमेंट किसके साथ किया था? शेख अब्दुल्ला के साथ, जिस पे आप आर्टिकल 370 लाए थे। तो आपसे बड़ा डफर कोई नहीं है कि महाराजा हरी सिंह का जिक्र कर रहे हो। ओ भाई, आप तो 370 लाए इस बात पे थे कि शेख अब्दुल्ला ठीक कह रहा था, हरी सिंह बेवकूफ़ आदमी था, वो एक्सेशन नहीं थी। अगर एक्सेशन होती तो फिर शेख अब्दुल्ला से बात करने की क्या लॉजिक थी? शेख अब्दुल्ला तो तहरीक चला के आया था महाराजा हरी सिंह के खिलाफ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कश्मीर दुनिया का, पाकिस्तान का, दुनिया का वो शायद वाहिद इलाका है, कश्मीर वैली, जिसमें 97.3% मुस्लिम रहता है। 97.3 दुनिया में कहीं नहीं है। और 97.3 में हाईएस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज 28% शिया हैं। ठीक है, और दुनिया का जो शहर, एक शहर है दुनिया में जिसमें तकरीबन 100% शिया हैं, वो है कारगिल।
आपको पता है दुनिया में एक वाहिद शहर है जिसमें कोई नॉन शिया रहता ही नहीं है, वो कारगिल है। ठीक है, अब ये बेचारा जो पंगा ले गया मेरे साथ, इसको तो हम घर तक पहुंचा के आ जाते। ठीक है, अब घर तक पहुंचा के आते हैं इसको। ठीक है, अब कश्मीर का मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अच्छा, फिर आपने मुझसे बात की और मैंने आपको समझाया कि भाई ये तो याद रख कर लो कि कश्मीर के लिए यूएनओ में हम नहीं गए थे, ये गए थे, इंडिया गया था, हम नहीं गए थे। इंडिया गया था कि पाकिस्तान को रोको, हम नहीं गए थे, इंडिया गया था। और वहां ये एग्री हुआ था कि प्लेबिसाइड होगा। प्लेबिसाइड का मतलब क्या है कि महाराजा हरि सिंह का एक्सेशन डॉक्यूमेंट का कोई वैलिडिटी नहीं है, प्लेबिसाइड होगा। ठीक है, और प्लेबिसाइड के लिए कंडीशंस थी, आपने पूरी नहीं की, मैंने पूरी नहीं की, मगर ये एग्री था कि प्लेबिसाइड होगा। फैसल साहब एक बात मेरी याद रखें, मुसलमानों के अंदर 100 खराबी है, मगर मुसलमान कभी काफिर के हाथों नहीं हारा, हमेशा अपने लोगों के हाथ में हारा है। मुसलमान काफिर से कभी नहीं हारता, मुसलमान हारता ही अपने आदमी से। आपने मुझसे सवाल किया कि कश्मीर मेरे हाथ से क्यों चला गया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? कश्मीर के पाकिस्तान में नहीं होने का जिम्मेदार मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना और शेख अब्दुल्ला की शख्सियतों का टकराव है। अच्छा। और हुआ ये कि शेख अब्दुल्ला जो थे वो बिफोर पार्टीशन एक तहरीक चला रहे थे डोगरा राजा के खिलाफ। डोगरा राजा था जिसकी ये बार बार बात करता है ना, गुलाब सिंह के खिलाफ। वो जो गुलाब सिंह एक गैर कानूनी राजा था जिसने आज तक दुनिया में कहीं अवाम नहीं बेची गई, पूरी दुनिया में कहीं आज तक किसी मुल्क को बेचा नहीं गया कैश में। यहाँ खित्ते समेत अवाम ही बेच दी, कितने खरीद अवाम बेची गई है। डोगरा राजा गुलाब सिंह ने 75 लाख में ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, अगर कहोगे तो डॉक्यूमेंट लाइव चला दूंगा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंदर 75 लाख में गुलाब सिंह डोगरा जो कि डोगरा था, जिसको कश्मीरी को बाय किया और उसने जम्मू कश्मीर बाय किया। ठीक है, ये है हरी सिंह की स्टोरी। ठीक है ना, जिसने एक्सेसिव का डॉक्यूमेंट आपको साइन करके दिया, तुम्हें उसका डॉक्यूमेंट दिखाने से तुम मारे गए हो। ठीक है, उसको तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हें कुछ पता है, तारीख का अलिफ भी नहीं आती। ठीक है, अच्छा आगे चले। अब शेख अब्दुल्ला साहब एक बहुत बड़ा आदमी था और शेख अब्दुल्ला कश्मीर की डोगरा के खिलाफ बहुत बड़ी जदोजहद चला रहा था। और कश्मीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें एक जगह है जिसका नाम है हज़रत बल। ठीक है, हज़रत बल में हमारे सरवर कायनात जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है। ठीक है, वो चोरी हो गया। ये बात के बाद की बात है। आपको पता है आग लग गई थी श्रीनगर के अंदर, आग लग गई थी, इंडियन संभाल नहीं पाए थे। कश्मीरी इस लेवल के लोग हैं। जब मुँह मुबारक का चोरी हुआ था ना तो पूरा कश्मीर हिल गया था। अच्छा, पार्टीशन से पहले की बात चलते हैं। शेख अब्दुल्ला साहब और कायदे आज़म के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई फॉर द फ्यूचर सेटलमेंट ऑफ कश्मीर। ये हरी सिंह की तो औकात ही नहीं थी। अब कायदे आज़म ने जम्मू के एक लीडर होते थे चौधरी गुलाम अब्बास, जो कि पहले शेख अब्दुल्ला के असिस्टेंट थे। कायदे आज़म और शेख अब्दुल्ला के इख्तिलाफात हुए, उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस 200 में टूटी और एक बनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग के साथ चली गई तो शेख अब्दुल्ला अकेले रह गए कश्मीर में। और शेख अब्दुल्ला ने जाकर नेहरू के साथ पैक किया, जिसकी वजह से उसका ताल्लुक हरी सिंह से नहीं है। तो कायदे आज़म और शेख अब्दुल्ला के दरमियान में इख्तिलाफ पैदा हो गया, जिसकी वजह से कश्मीर की सेटलमेंट अगर कायदे आज़म और शेख अब्दुल्ला का एग्रीमेंट हो जाता तो आज कभी कश्मीर में इशू ही नहीं आता, कभी ये इशू सवाल ही पैदा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जो मैंने उस दिन कल भी कह रहा था कि मैं अभी भी कन्विंस्ड हूँ कि कायदे आज़म जो लोग ट्राइबल दाखिल हुए। अच्छा, अब मैं एक बात और समझा दूँ, कश्मीर हमने क्यों हारा, एक ये वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि कश्मीरी जो है, जम्मू की बात नहीं कर रहा, कश्मीरी जो होता है ये बहुत बड़ी तादाद में नूर बख्शी मुसलमान है। ये क्या होता है? नूर बख्शी मुसलमान सैयद अली हमदानी एक होते थे वहाँ पर।
सैयद अली हमदानी के एक सूफी थे, उनका एक ट्रेडिशन चलता है, वो एक मुसलमानों का सूफी सेक्ट है। तो नूर बख्शी जो मुसलमान होते हैं वो सूफी सेक्ट के होते हैं, वो मतलब उस सेंस के नहीं होते, मगर उनकी नूर बख्शियों की सबसे बड़ी वैरायटी ये है कि दे आर वेरी मच एंटी देवबंदी, एंटी वहाबी। ठीक है, नूर बख्शी हैं सारे ये। और सैयद अली हमदानी जो हैं वो उनका मज़ार है, जिसको जो कि आज भी शाह हमदान कहलाता है, जो सबसे बड़ा मज़ार है श्रीनगर में। और हमदानी कबीले के बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ख़ौल है कि अगर हमदानी कबीले के 100 आदमी मुझे मिल जाते तो मैं दुनिया में इंसाफ कायम कर देता। ठीक है, तो सैयद अली हमदानी के मानने वाले और रहते हैं वैली के अंदर, कोई आदमी देवबंदी हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक आदमी देवबंदी होने की कोशिश कर रहा था, वो भी खुल के नहीं आ सका, उसका नाम था सैयद अली गिलानी। ठीक है, अच्छा आगे चलें। अब हमसे गलती क्या हुई, और जो मुस्तकिल में आज पहली दफ़ा कह रहा हूँ और मैं बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब हमने फ्रंटियर से बंदे भेजे ट्राइबल आज़ाद कराने के लिए, और ये हमने पूरा 1947 से लेकर 2023 तक या 21 तक, या जो भी हमने जिहाद कश्मीर के लिए बंदे गए यहाँ से, वो सब देवबंदी वहाबी थे। कश्मीरी मर जाएंगे, इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपसे एक टेक्निकल एरर हो गई। जमात दावा वाले, जमात इस्लामी वाले, ट्राइबल वाले, ये सब देवबंदी हैं। ये सुन्नी अहले हनफी नहीं हैं, ये कश्मीरी के साथ रिलेट ही नहीं कर सकते। समझने की बात सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये कभी रिलेट ही नहीं कर सकते। वैली वाले इनसे रिलेट ही नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ वो इलाका आज़ाद करा सके जो इनके इलाकों का था, ये वैली के अंदर दाखिल ही नहीं हो सके। इंडिया तो पार्टी नहीं है, इंडिया तो बाहर बैठा था, ये तो हमारा अपना झगड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ ना, जब ट्राइबल अंडर एंटर हुए और ट्राइबल ने आज़ाद कराने की कोशिश की, तो वो जाके रुक गए बारामूला में। बारामूला से आगे श्रीनगर एयरपोर्ट 6 मील या 5 मील रह गया था। ट्राइबल बारामूला के अंदर ट्राइबल ने मूवमेंट नहीं की और रात वहाँ गुजार दी, और वहाँ एक चर्च था, तो उन्होंने कहा पहले हम चर्च को हैंडल करेंगे। ये पूरी तारीख पढ़ना भी कश्मीर की। हम तो हमेशा जंग हारे ही अपनी वजह से, हम तो कभी जंग हारे ही नहीं उस काफिर से। तो बारामूला में हमने रात गुजार दी। जब बारामूला में रात गुजार दी तो बाय दैट टाइम इंडिया ने आर्मी उतार दी। इस वजह से हम कश्मीर हारे हैं। समझ आई बात समझ आई क्या कह रहा हूं मैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आज भी अगर मैं अहले सुन्नत, हनफी, नूर बख्शी की तहरीक लेके जाऊं कश्मीर में, तो कोई माइकल लाल मुझे वहां से नाकाम नहीं कर सकता। अब मैं सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने बार बार आपके प्रोग्राम में कहा कि भाई शेख अब्दुल्ला का बेटा पोता उमर अब्दुल्ला मौजूद है, महबूबा मुफ्ती बैठी हुई है, उससे पूछो भाई उसका क्या पोजीशन है। जो बूदी ने बोंगी मारी है वो तो ये मारी है ना कि शेख अब्दुल्ला तो तुम्हारा आदमी था, वो तो कायदा से लड़के गया था भाई। वो तो कायदा मोहम्मद अली जिन्ना से लड़के गया था, आपके साथ बैठा था, उसने आर्टिकल 370 डलवाया था। हमारा झगड़ा तो उस शेख अब्दुल्ला के साथ भी था। हम तो बारामूला में से आगे नहीं गए ना। हम बारामूला से आगे क्यों नहीं गए? आप मुझे कश्मीर का एक इलाका बता दें जो पाकिस्तान कश्मीर का इलाका जो है। फिर मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी समझाया था कि जम्मू और कश्मीर के अंदर वाज़ेह फ़र्क है। जम्मू डोगरे होते हैं, ठीक है, कश्मीरी दूसरे लोग हैं जो वैली कहलाती है। उसके अलावा एक इलाका गिलगित बल्तिस्तान है, एक इलाका जो तड़ाड़ किल वाला ये पाकिस्तान वाला इलाका है, ये वो कश्मीर नहीं है, और एक इलाका लद्दाख है। ठीक है, ये 5 इलाके महाराजा रणजीत सिंह ने मिलाकर बनाए थे, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जब आप सिर्फ कश्मीर कहेंगे ना, इफ यू से ओनली कश्मीर, तो दिस इंक्लूड वैली एंड वैली। अच्छा, मैं अब इसकी आपको एक और बता दूं। वैली जो है, वैली हिंदुइज्म की, हिंदू के ऋषि होते हैं, ऋषि बोलते हैं उनके स्कॉलर्स को, हिंदू ऋषियों की स्टार्टिंग पॉइंट है। सही, ठीक है ना। जितने भी हिंदू ऋषि हैं ना, उनमें से बल्क ऑफ देम हैव बीन बॉर्न लिव्ड इन कश्मीर। तो हिंदुओं का स्टार्टिंग पॉइंट है ऋषि। अच्छा, और तीसरी बात बता दूं,
जितने भी कश्मीरी मुसलमान हैं एक्सेप्ट दो जो सैयद हैं, सब उन्हीं ऋषियों की औलाद हैं। कश्मीरी कोई बाहर से नहीं आया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं था ना, इंडिया में रहता था, हमारी फैमिली, हम बाहर से गए थे। शेख अब्दुल्ला बाहर से नहीं आया। शेख का मतलब क्या होता है पता है आपको? शेख का मतलब होता है वो हिंदू जो मुसलमान हो गया हो। अच्छा। हमारे पंजाब में, कश्मीर में उस बंदे को शेख बोलते हैं जो कभी हिंदू हो बाद में मुसलमान हो जाए। शेख मोहम्मद इकबाल, ठीक है, शेख अब्दुल्ला, ये सारे वो लोग हैं। शेख ये इसलिए लिखते हैं ये बताने के लिए कि वो ये बताएं कि हम माइग्रेटेड मुसलमान नहीं है, हम वो हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। तो ये सारे सैयद अली हमदानी के कन्वर्टेड मुसलमान हैं और ये सारे रिश्तेदार हैं नेहरू के। मेरी जो रिसर्च कहती है कि नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल दोनों एक ट्राइब से हैं। अच्छा, कोल, दोनों कोल हैं, ये कश्मीरी कोल हैं। सही। जितने भी बाइज्जत रेस्पेक्टेबल आपको हिंदुओं के ऋषि मिलेंगे, उनमें से 90% कश्मीरी होंगे। ठीक है। तो अब आप मुझे ये समझा दें कि कश्मीर, आप कह रहे हैं कश्मीर कैसे खोया? कश्मीर हमने इसलिए खोया कि हमारे जो मुसलमान भाई कश्मीर में थे, विच वाज जिसको हमारे पास बड़ा पुराना एक लफ्ज होता था, कठपुतली। बिल्कुल, कठपुतली। अब वो कठपुतली हम कहते थे ना, हम कहते थे, आज भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या फारूक अब्दुल्ला कठपुतली था, नहीं था, आज है। मगर मैं कहता हूँ इस सबको भूल जाओ, जो हो गया हो गया। आज कश्मीर वैली में मुसलमान रहता है, ठीक है। शेख अब्दुल्ला का पोता भी बैठा हुआ है, महबूबा मुफ्ती भी बैठी हुई है, वो जो बाकी सईद साहब थे वो भी बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं, ठीक है। पाकिस्तान, आपने कहा कि पाकिस्तान हार गया या पाकिस्तान पीछे हट गया। मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 10 साल या 20 साल में कश्मीर का फैसला होना है, कश्मीर की ऑटोनॉमी की शक्ल में। इसकी शक्ल, ये मैं नहीं कह रहा कि इंडिया से आज़ाद हो जाएगा, मगर इसकी जो शक्ल इंडिया चाहता है कि कश्मीर बिल्कुल उस तरह हो जाए जिस तरह का सूबा महाराष्ट्र है, जिस तरह का सूबा है, वो नहीं है। और ये इंडिया की कोई जेन्युइन डिमांड नहीं है। आखिरी बात जो मैं कश्मीर के बारे में कहना चाहता हूँ कि कश्मीर जो है, कश्मीर जिसे कहते हैं, वैली कहते हैं, वैली का दुनिया में सिर्फ एक रास्ता है जाने का। आप अब टनल खोद लें, जैसे पहाड़ के अंदर से निकल आए, ज़मीन से निकल आए, वैली का सिर्फ एक रास्ता है, वो है वाया रावलपिंडी श्रीनगर। कोई रास्ता आज तक वैली का नहीं है दुनिया में। जो कश्मीर वैली है उसका सिर्फ एक रास्ता है, रावलपिंडी श्रीनगर रोड। ये कोई 40-50 मील का रास्ता है। या फिर वैली का रास्ता है, जब वैली के ऊपर से जाते हैं वो स्वाद निकलता है। वैली का कोई रास्ता इंडियन इलाके से नहीं गुजरता। मतलब अगर आपने दिल्ली से श्रीनगर जाना है तो कोई शरीफाना रास्ता नहीं है, आपको बानेहाल पास से गुजरना पड़ता है, जो कि एक बहुत डेंजरस पास है। वो रास्ता नहीं, ऑल वेदर नहीं है। अभी इंडिया वहाँ से ट्रेन चला रहा है, अच्छी बात है ट्रेन चला रहा है, मगर मैं ये बता रहा हूँ आप किसी अननेचुरल जोग्राफिकल बाउंड्री बना के मुल्क नहीं बनाया करते। ये अननेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्री है। वैली हमेशा से आज से नहीं, तारीख के अरसा दराज से पंजाब से मिली हुई है। और ये पंजाब का इलाका है, इसका कंट्रोल लाहौर में था। शेख अब्दुल्ला लाहौर में पढ़ता था। वो लाहौर की एक लड़की जो आज शेख अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला की वालदा है, जिसका नाम अशरफ जहां बेगम था, ये लाहौर के एक ज्यू होटलर डीडोस की बेटी है। और इसकी पहली शादी हुई थी मशहूर व मारूफ आदमी जिसका नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया। और ये उसकी दूसरी शादी है जिसका नाम है अशरफ जहां बेगम। ये शेख अब्दुल्ला की बेगम थी। और कोई रिलेशनशिप कश्मीर का कभी भी उस इलाके से नहीं रहा जिसको आप बोलते हैं, जो जम्मू साइड है, जम्मू डोगरों का इलाका है, वहाँ कोई ब्यूटी नहीं है। और गुलाब सिंह या हरी सिंह डोगरा जम्मू के रहने वाले हैं। ये दो अलग अलग रियासतें हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कश्मीर के मौजू पे हम अक्सर गुफ्तगू करते हैं, आज मुझे इसका हल बताएं कि कश्मीर के मसले का ऐसा क्या हल है जिस पर तीनों फरीक यानी कि पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीरी हंसी खुशी राज़ी हो जाएं और इस मसले का हैप्पी दी एंड हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान गिर शहरग है,
वो बात भी हमें चेंज करनी चाहिए। ठीक है। इंडिया जो कहता है कि अखंड भारत है, ये भी चेंज होना चाहिए। देखिए, हम एक बात को थोड़ा सा समझते नहीं हैं। कश्मीर का मसला इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हल हो चुका है। कश्मीर का बुनियादी मसला कश्मीर का कभी नहीं था। कश्मीर का बुनियादी मसला ये भी था कि पाकिस्तान के जो दरिया हैं उनका पानी नहीं, जो कश्मीर से आते हैं उनका पानी नहीं रोका जाए और पाकिस्तान को सही पानी दिया जाए। 3 दरिया पाकिस्तान ने लिए और 2 दरिया इंडिया ने लिए। गलत लिए सही लिए, मैं उस पर आर्गू कर सकता हूँ, मगर इस पे इंडिया पाकिस्तान दोनों तकरीबन 1960 से लेके यहाँ तकरीबन हो गए कोई 60 साल हो गए हम अमल कर रहे हैं, और वो हो गया और वो कभी माहिदा टूटेगा भी नहीं। ठीक है, तो कश्मीर का फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, उसको आप भूल जाइए। और ये भी बता दूं आपको कि इंडस वाटर ट्रीटी जब हुई थी तो 2 डैम बनने की आई थी। जो डैम बने थे उसको फाइनेंस वर्ल्ड बैंक ने किया था, और उसका जो फिजिबिलिटी बनाई थी वो मेरी फर्म ए फर्गूसन ने बनाई थी। ठीक है ना, तो ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, अमेरिकन ने करा दी थी कहानी। अब ये कहानी रह गई थी, ये वाली जो प्लेबसाइड वाली कहानी रह गई थी। प्लेबसाइड वाली कहानी में मेरे हिसाब से दोनों मुल्कों की पॉलिटिकली कहूँगा मैं, पाकिस्तान की भी, दोनों मुल्कों की पॉलिटिकल लोगों ने अपने मफादात के लिए कश्मीरियों के साथ खेलते रहे, और उस मफादात के चक्कर में क्या हुआ कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ और इन दोनों मुल्कों ने अपनी रिसोर्सेज ज़ाय किए। और वो रिसोर्सेज ज़ाय इसलिए किए कि जब अंग्रेज़ गया था तो उसका बहुत सारा असला बाकी बच गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बिल्कुल। तो उसने वो हमें बेच दिया, हमने कश्मीर में चला दिया, पैसे खर्च हो गए, अल्लाह खैर सल्ला, पटाखा फूटा, वापस आ गए। ठीक है ना, तो ये हम बेवकूफ़ थे दोनों जो हम कश्मीर के लिए लड़ते। कश्मीर का फैसला ये है, हैप्पी दी एंडिंग बताएं सर। हैप्पी एंडिंग मैंने कहा ना, हैप्पी एंडिंग ये है कि जो शेख अब्दुल्ला की और जो हमारी डेडलॉक हुई थी, डेडलॉक हुई थी ना, शेख अब्दुल्ला से डेडलॉक हुई थी ना हमारी, तो शेख अब्दुल्ला के जो बच्चे हैं या कश्मीर के जो वैली के लोग बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हुए वैली के लोग, वो जाकर अपने बता दें इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी कि हमारा ये फैसला है, हम आपके साथ रहना चाहते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं। मगर मैं फिर आपको दोबारा तो फिर वही दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने फिर कहा मुजफ्फराबाद वैली नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुजफ्फराबाद वैली नहीं है, मीरपुर वैली नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ वैली की। वैली अलग चीज़ है, मुजफ्फराबाद नीलम वैली है। मैं बात कर रहा हूँ झेलम वैली की, जो कि कश्मीर है। कश्मीर को आप इंडिया वाले ये इस खेल को खेल के अपनी कोई फ़ायदा नहीं करने वाले। देखिए, एक बात याद रखना कि कश्मीर कोई इकोनॉमिकली बहुत वायबल प्रोविंस नहीं होगा। अगर हमारे पास भी आ गया या उनके पास भी चला गया, कोई इसकी बहुत ज़्यादा कोई इकोनॉमिकली वायबल इलाका नहीं है, जहाँ कोई इकोनॉमिकली इसका कोई बहुत ज़्यादा, ये कोई ऐसी नहीं है कि उसको बहुत फ़ायदा होगा। ज़्यादातर ये अना का खेल है। और इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है कि इस छोटे से पंगे के चक्कर में अपनी पूरी एडमिटी बनाए पाकिस्तान के साथ भी। मेरे हिसाब से टेबल पे जब बात होगी तो ये सेटल हो जाएगा। और मैं तो ये समझता हूँ, मेरा तो ये तकरीबन ये कन्विंस पोजीशन है। सर टेबल पे तो कई बार सेट हुआ है, मुशर्रफ साहब के बारे में आया था कि मुशर्रफ साहब ने ऑलमोस्ट तकरीबन इसको हल कर लिया था और फिर कुछ भी नहीं निकला। मैं आज आपको कह रहा हूँ, आप मेरी बात लिख ले चले कि पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री हमेशा के लिए वो रहेगी जो लाइन ऑफ कंट्रोल की है, जो इस वक्त है। जी है। गिलगित बल्तिस्तान कभी भी इंडिया के पास नहीं जाएगा, ख़त्म। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो कश्मीर है, जो इंडिया के पास है, वो इंडिया के पास, इंडिया के पास नहीं है। इंडिया के पास जो है उसमें वो लोग इंडिया से वो मांगेंगे जो अभी मोदी ने ख़त्म किया है। अच्छा, और वो बहाल हो गया तो फिर सबसे नहीं, वो बहाल हो गया तो मसला ख़त्म हो जाएगा ना। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या चीज़ थी, वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है। तो ये तो सर उनकी जीत हुई ना फिर। किसकी? इंडिया की। यार, नेपाल की क्या हैसियत है? यूएनओ में बैठा है, हर जगह बैठा है, इधर बैठा है, उधर बैठा है। नेपाल के पास कोई फौज है? नहीं। तो मैं ये नहीं समझता कि नेपाल से मुख्तलिफ होगा नेपाल, बट उस नेपाल के अंदर ऑटोनॉमी है ना उनके पास एक हद तक। तो मुझे नेपाल बनता नज़र आ रहा है इंडिया। मगर अगर आप ये समझते हैं कि नेपाल से मुख्तलिफ वो एक मुल्क हो जाएगा जिसके पास आर्मी भी होगी, जो इंडिया से लड़ेगा, जंग लड़ेगा, ऐसी बात मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान को तो आप साइड पे कर देना, अब रह गया इंडिया और कश्मीर। शेख फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला
और दिल्ली, तो उसमें जो इंडिया को करना पड़ेगा, आर्टिकल 370 करना पड़ेगा इंडिया को, वापस किसी और नाम से होगा, और वो उसकी शक्ल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली नेपाल जैसी होगी। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि वो जम्मू के पंडित, जो कश्मीरी पंडित हैं वो उनको हैंडल नहीं कर पा रहा है। सही। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात।